ताकत की बुनियाद पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको खत्म किया। मैंने उस वक्त कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है और मेरा ये कंटिन्यूस मौकफ है। सर, मैं इस बिल की मुखालिफत इसलिए भी करता हूं क्योंकि इसी ऐवान में खड़े होकर वजीर दाखिला ने कहा था कि ये हुकूमत जल्द से जल्द रियासत जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को बहाल करेगी। आज आप उस अपने वादे से मुनरिफ हो रहे हैं क्योंकि जब आप जम्मू कश्मीर केडर को एमगुट में मिला रहे हैं तो इससे आपकी नीयत का साफ इजहार होता है कि आपने जो उस ऐवान को उस वक्त वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की दोबारा रियासत को बहाल किया जाएगा, वो सच्चाई पर मुबनी नहीं था, वो सिर्फ महज अल्फाज थे या जुमले थे। तीसरी बात यह है कि सर, एक ऐसी रियासत जहां पर मुसलमान तनासुब में ज्यादा हैं मगर पहले से अफसरशाही में उनका तनासुब बहुत कम था। मैं आपका आदाद शुमार आपके सामने रखता हूं सर। 24 सेक्रेटरी के पोस्ट हैं जिसमें से सिर्फ 5 कश्मीरी मुसलमान हैं। 58 आईएएस के पोस्ट में सिर्फ 12 मुसलमान हैं, यानी 17.24। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक सर जम्मू कश्मीर में 68.31 मुसलमानों की आबादी है और 28% हमारे हिंदू भाइयों की आबादी है। मगर अगर आप देखेंगे टायर 2 में सर दूसरे दर्जे के 523 इंतजामी अफसरान, जिसे कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर्विस कहते हैं, 220 यानी 523 में से 220 यानी 42.6 कश्मीरी मुसलमान हैं। आईपीएस में आ जाइए सर, 66 पोस्ट है जिसमें से सिर्फ 7 मुसलमान हैं। दूसरे दर्जे के अफसरान में 248 में 108 यानी 43.54% मुसलमान हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं। अच्छा सर, यहां पर यह कहा गया कि कश्मीर बड़ा बैकवर्ड है। कश्मीर का खित्ता बैकवर्ड नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है और आपके जो दिमाग में जो फीड किया गया है वो नफरत की बुनियाद पर। सच्चाई यह है कि इस खित्ते में गुर्बत की सतह से नीचे का तनासुब 10.31 है और पूरे भारत में 21.92 है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर आप कश्मीर की रियासत के स्टेटहुड को बहाल करेंगे, नहीं करेंगे। चौथा बात यह कि आपकी गलत फैसले की बुनियाद पर दूसरे ऐवान में एक भी कश्मीरी रुकने पार्लियामान नहीं है। यह हमारे मुल्क की, भारत की तारीख में तीसरी मरतबा ऐसा हुआ है। मेरा चौथा सवाल हुकूमत से यह है कि हम ये कहते हैं, ये आपका मानना सही है कि हमारे मुल्क में बाहर के दीगर ममालिक को मदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर आप उनको लेकर गए ना। आप तो यूरोपियन पार्लियामेंट के लोगों को लेकर गए। अब तीसरी मरतबा यूरोप के सफीरों को 16 फरवरी को खबर है कि आप लेकर जा रहे हैं। आखिर ये एफडीआई नहीं है, क्यों यूरोप के लोग कश्मीर जाएंगे? आप एक ऑल पार्टी मीटिंग लेकर जाइए ना डेलीगेशन को। आप यूरोप के डेलीगेशन को कश्मीर लेकर जा रहे हैं। क्या आप चाह रहे हैं मदाखलत करना? इसको इंटरनेशनलाइज आप कर रहे हैं। मैं वजीर दाखिला से पूछना चाहता हूं सर कि आखिर कितने बच्चे कश्मीर के आगरा की जेल में, बरेली की जेल में, अंबेडकर नगर की जेल में है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, खत्म कर रहा हूं स्पीकर साहब, कि बिलाल अहमद एक कुपवारा का बच्चा है, अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर का है, 1600 किलोमीटर दूर श्रीनगर से जेल में है। उसके वालिद ने 25,000 रुपये की अपनी गाय को बेचकर गया, हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने फैसला किया कि उस बच्चे को श्रीनगर ट्रांसफर करो, एग्जाम लिखाओ। आप उसको नहीं मानते। एक और फैयाज है बरेली के जेल में, इसको आपने बरेली के जेल में डाल दिया। उसके वालिद ने 35,000 रुपया का कर्जा लेकर गया। अब बताइए आप, नवीद है बारामुल्ले का, कहां से ये अपनी जमीन बेचकर उसके वालिद गए। आखिर कितने बच्चे पीएसए के तहत जेल में हैं? आप उनको कब छोड़ेंगे? और मैं ये बड़ी आखिर में आपसे कह रहा हूं स्पीकर साहब कि यहां पर जितनी नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने हुकूमत के इस इक़दाम की तायीद की, तैयार हो जाइए। ये हुकूमत जो करती है ना, ये दोबारा दोहराएगी और हम तारीख में देखेंगे कि खुदा ना खास्ता चेन्नई को, अहमदाबाद को, बेंगलुरु को, हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाएंगे ये लोग। ये कश्मीर में तो एक एग्जाम्पल बना दिए, ये वहां तजुर्बा किया गया। आज ये सब बैठकर थाली मार रहे हैं। जब लखनऊ यूटी बनेगा, जब बेंगलुरु यूटी बनेगा, जब मुंबई यूटी बनेगा, उस वक्त हाय हाय करेंगे। ये कंसिस्टेंट पॉलिसी आपकी है। इसीलिए सर, मैं होम मिनिस्टर से जो सवालात किया हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और ये 2G से 4G करके आपने एहसान नहीं किया, अमेरिका के दबाव में आपने किया। ब्रैड शर्मन से
भारत के सफीर ने मिला, अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया और आपने 2 दिन में 4G को बहाल कर दिया। आप इस मसले को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, ये गलत है और इससे कश्मीरी अवाम का डिसएम्पावरमेंट होगा, एलिनेशन बढ़ेगा। शुक्रिया सर। मैंने सबको करीब करीब ध्यान से सुना है। जो नहीं सुन पाया, इनकी नोट भी यहां बैठकर मैंने अफसरों से जो मुझे प्राप्त हुई, मेरे साथी MOS से प्राप्त हुई, उसको मैंने पढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के सभी सदस्यों को फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि कृपया जम्मू कश्मीर की स्थिति को हम समझें। राजनीति करने के लिए ऐसा कोई बयान न दे जिससे जनता गुमराह हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, यहां कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया। मैं तो जरूर इसका जवाब दूंगा, मुझे मौका दे दिया आपने जवाब देने का। मगर भाई 17 महीने हुए धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या किया 70 साल? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। माननीय अध्यक्ष जी, इनको भी मालूम है कि धारा 370 हटने के बाद अभी तो वहां पर प्रशासन स्थिति को संभाल रहा था, इतने में कोविड लग गया। 1 साल लगभग सब कुछ बंद रहा है और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं हिसाब देता हूं, आना पाई का हिसाब देता हूं, एक एक काम का हिसाब देता हूं, एक एक बात का हिसाब देता हूं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया, वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, धारा 370 को हटाने का मसला कोर्ट में है। मसूदी साहब हाई कोर्ट के जज रहे हैं, सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, मगर मुझे रिकॉर्ड तो क्लियर करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। मनीष तिवारी जी ने भी कहा, वो भी चले गए, आगे अच्छा हुआ, लंबित है। माननीय अध्यक्ष जी, उनको कोर्ट का प्रोसीजर मालूम है और ये मामला कोर्ट में लंबी बहस हुआ और बाद में 5 जजों की बेंच को सुपुर्द किया गया है। अगर इतनी अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसमें दिखाई पड़ती है तो सर्वोच्च अदालत को पूरा अधिकार था कानून पर रोक लगाने का और वो रोक लगा दी थी। परंतु यहां पर कोई स्टे नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने यह नहीं कहा है कि इस कानून का अमल नहीं हो सकता, उन्होंने उसको विचाराधीन रखा है। जब सर्वोच्च अदालत पूछेगी तब हम जरूर जाएंगे, जवाब देंगे और सर्वोच्च अदालत निर्णय करेगी। मगर कहीं पर भी एक कानूनी स्थिति नहीं है कि इसका अमल नहीं हो सकता। इसके कारण जम्मू और कश्मीर का पूरा विकास को हम रोक कर बैठ जाए, वहां पर डेवलपमेंट के कामों को हम रोक कर बैठ जाए। और मुझे कह रहे हैं माननीय सदस्य श्री तिवारी जी कि हम जाए और सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दे कि इसको जल्दी सुनवाई करो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही, एक पक्ष लेकर कि इस देश में धारा 370 नहीं होनी चाहिए इसलिए हमने हटाया। मगर आप तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही नहीं हो भाई, ना हा ना बीच का रास्ता लेकर चल रहे हो और दोनों ओर बोल रहे हो। ये तो आप भी कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि भाई जल्दी सुनवाई करो। ये भी आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट आजकल वर्चुअल सुनवाई करता है और जिसमें 70, 80, 100 वकील एडवोकेट्स खड़े होंगे, पार्टियां इतनी होगी, इसकी वर्चुअल सुनवाई संभव नहीं है। ये आपको भी मालूम है, इसलिए सुनवाई नहीं हुई। इसका एक बड़े हिस्से का सुनवाई हो चुका है, 5 जज का बेंच भी बन चुका है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल सुनवाई के मोड से पुनः फिर से एक बार आमने सामने की सुनवाई करेगा,
तब जरूर सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इसको सुनेगा, मगर तब तक कोई काम ना करे क्या? ये किस प्रकार के उदाहरण इस सदन के अंदर दिए जाते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य टी सुमति और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि ये बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं, मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। और कह रहे हैं कि स्टेटहुड देना है तो एग्मूट में क्यों लेकर आए? जरा एग्मूट कैडर को ही समझ लेते। क्या अरुणाचल राज्य नहीं है? क्या गोवा राज्य नहीं है? मिजोरम राज्य नहीं है? ये सारे राज्य ही है। जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी फजीहत ही न होती। ये सारे राज्य है और एग्मूट कैडर के अंडर में है। जहां पर विशेष प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव परिस्थिति होती है, वहां पर अफसर भेजने पड़ते हैं और वो राज्य के विकास के लिए जाते हैं। जो अफसर एग्मूट कैडर के हैं वही मसूरी की जगह पे ट्रेनिंग लेकर आते हैं जो जम्मू कश्मीर कैडर के लोग पहले लिया करते थे। ये ऑल इंडिया कैडर है मान्यवर, और ओवैसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई, आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे। क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। काहे का सेक्युलरिज्म? हिंदू मुस्लिम में अफसरों की संख्या बांटेंगे। इस तरह से तो मान्यवर कश्मीर के अंदर शांति नहीं होगी, ज्यादा चिंता होगी, ज्यादा उचाट होगी, संशय बढ़ेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। अभी उन्होंने एक और निवेदन कर दिया मान्यवर कि 2G से 4G विदेशियों के दबाव में किया है। ओवैसी साहब को मालूम नहीं है जिसका वो समर्थन करते थे वो यूपीए की सरकार चली गई है। ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश के फैसले ये देश करता है, इस देश के फैसले इस देश की संसद करती है। कोई हम पर दबाव नहीं कर सकता। और हमने उसको इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया था मान्यवर कि कुछ संभलने के लिए समय चाहिए था। अफवाहें न फैलाई जाए इसके लिए एक समय चाहिए था। और आप हमें पूछ रहे हो भाई अधीर रंजन जी 2G और 4G, आपने तो मोबाइल ही बंद कर दिए थे और 20 साल तक बंद कर दिए थे। वाजपेयी जी की सरकार ने आकर 2G 4G छोड़ो, मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी थी। कहां गए थे उस वक्त सारे अधिकार? मैं आपको पूछना चाहता हूं माननीय आपके माध्यम से, कहां गए थे सारे अधिकार? जब विपक्ष में बैठते हैं तब अपने समय में क्या किया था वो भी तो थोड़ा याद रखना चाहिए, वरना फिर सुननी पड़ेगी। मान्यवर, ये हमें 4G और 2G का कह रहे, मैं अभी भी कहता हूं कि सबसे बड़ा नागरिक का अधिकार है सुख और शांति से रहने का, सलामती के साथ रहने का। सलामती जहां नहीं होगी वहां सारे अधिकारों का कोई मतलब नहीं। ये नई फैशन शुरू हो गई। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हम विदेश के दबाव में आकर कह रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि किसके दबाव के अंदर धारा 370 को इतने समय तक चालू रखा आपने? ये तो जरा बता दीजिए, किसका दबाव था? कौन प्रेशराइज करता था? अभी किसी ने कह दिया बड़े बड़े साहित्यिक शब्दों के साथ कि शासन का जनता से वादा था, एक एग्रीमेंट था। भाई, मैं तो एग्रीमेंट को बारीकी से पढ़ता हूं और मैं तो मानता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी जो वादे करे हैं
उसको ध्यान से पढ़ने चाहिए और इसका अमल करना चाहिए। 370 के बारे में कहा गया कि 370 और 35 से वो देश की सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता से एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जरूर था, मगर उसमें टेम्पररी शब्द आप भूल जाते हैं पढ़ने का। ये टेम्पररी था। और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है, मगर आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? एक टेम्पररी प्रोविजन कब तक टेम्पररी रहेगा? टेम्पररी प्रोविजन को क्यों उखाड़ नहीं देते यार? क्यों कोई पूछता नहीं था? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। ये सरकार वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलती। ये सरकार देश के हित में फैसले करती है। ये सरकार देश के भविष्य को सुधारने के लिए करती है। हम आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र है, जीतेंगे हारेंगे, इसको ध्यान में रखकर देश के भविष्य को ताक पर हम नहीं रख सकते, न हम रखना चाहते। ये आपकी पॉलिसी है, आपको मुबारक हो। मान्यवर, इन्होंने कहा कि लोकल अफसरों का अधिकार चला जाएगा। मुझे कोई समझाए भला, देश भर में आईएएस आईपीएस अफसर भेजे जाते हैं, लोकल अफसरों का अधिकार चला जाता है क्या? चला जाता है तो जम्मू कश्मीर में कैसे चला जाएगा? दादा आप ज्यादा पढ़ नहीं सकते, अब मैं समझ रहा हूं। देश भर में यही रेशियो है। आपके बंगाल में भी ये, क्यों अलग रखना? कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है। कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्यों अलग रखना? और क्या कश्मीरी युवा को देश की ऑल इंडिया कैडर में आने का अधिकार नहीं है? अगर स्कूलों में पढ़ाते, स्कूल जला न दिए गए होते, मदरसों के अंदर बच्चों को जाने के लिए मजबूर न करते, तो कश्मीर के बच्चे भी आज आईएएस और आईपीएस अफसर बने होते। स्कूल किसके टाइम में जल गए? और मेरा हिसाब ले रहे हैं, मुझसे हिसाब मांग रहे हैं। कितने लोग मर गए, ये हो गया, वो गया। मनीष भाई, कांग्रेस का शासन याद करो क्या होता था। हजारों लोग मारे जाते थे, सालों तक कर्फ्यू रहता था। और परिस्थिति का आंकड़ों के आधार पर जरा आकलन करो। मैं इसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि तू मैं होती है। कश्मीर में शांति बहुत बड़ी चीज है, और जो अशांति का समय था उसको मैं याद भी करना नहीं चाहता। भगवान करे कभी ऐसी अशांति वहां न हो, और नहीं होगी, क्योंकि अब हमारा शासन है। मान्यवर, मसूदी साहब कहते हैं कि 80% जगह पर डायरेक्ट रिक्रूट रखें। तो भाई डायरेक्ट रिक्रूट पर क्यों भरोसा नहीं है? देश के हर राज्य की स्थिति है मान्यवर कि डायरेक्ट रिक्रूट अफसर होते हैं। इसका एक प्रो रेटा है। प्रमोशन होता है जब लोकल अफसरों का, तो वो भी जगह लेते हैं। और ये देश का, पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इसी आधार पर बना है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर चीप पॉपुलैरिटी के लिए ये कहना कि 80% अफसर बाहर के, कोई बाहर का नहीं है, सभी भारत माता की संतान है, इसी भारत में जन्मे हुए। बाहर का क्या होता है? ये नई पैटर्न और नई फैशन विकसित करिए। बाहर का है। दादा आपको नहीं कह रहा मैं, मान्यवर, एक गलत रास्ता है। इस रास्ते पर देश में भलाई नहीं होगी। मसूदी साहब कह रहे हैं कि आपने बोडोलैंड को ये दे दिया, मणिपुर को ये दे दिया, कश्मीर को क्यों नहीं? अरे मसूदी साहब, जरा सच बोला करिए। आप तो जज हो, सब कुछ पढ़ते हो। सभी अकॉर्ड निकाल कर दीजिए। किसी को अलग संविधान नहीं दिया है, किसी को अलग झंडा नहीं दिया है, किसी को धारा 370 नहीं दी है। और ये तो हमारा वादा था देश की जनता को 1950 से कि इस देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे। और आज मोदी जी के नेतृत्व में हमने इसको समाप्त कर दिया। मान्यवर, इन्होंने विकास की काफी सारी बातें करी, और मैं भी करना चाहता हूं कि धारा 370 से क्या मिला इसका हिसाब
वजीरे दाखिला दे, गृह मंत्री दे, तो ठीक है भाई, आपने कहा है तो मैं दे ही देता हूं। सबसे पहला काम हमारी सरकार आने के बाद वहां पंचायती राज का पुनर्स्थापना हुआ है, शुरुआत हुआ है। पुनर्स्थापना शब्द ठीक नहीं है। जब इस देश का संविधान लिखा गया, संविधान लिखने के बाद डॉक्टर आंबेडकर ने जब संविधान का एडिटिंग का भी काम समाप्त हो गया है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया था, साहब इस देश के लोकतंत्र को, वो वाक्य को सुवर्ण अक्षर में मंडित कर डॉक्टर आंबेडकर के वाक्य को रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, गरीब दलित पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, दलित गरीब और पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे। मगर कश्मीर में आज तक राजे रानी के पेट से ही पैदा होगा। ये 3 परिवार के लोग ही शासन करते थे। तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे और इसीलिए उनको धारा 370 शूट करती थी। मान्यवर, हमने पंचायत के चुनाव कराए, अभी डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चुनाव हुए, लगभग 51.7% वोटिंग हुई, कहीं पर भी गोली नहीं चलानी पड़ी और मान्यवर शांतिपूर्ण मताधिकार का प्रयोग हुआ। कांग्रेस के शासन के चुनाव कैसे हुए थे मैं इसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता, परंतु कोई आरोप नहीं कर सकता, हमारे विरोधी भी आरोप नहीं कर सकते कि चुनाव में घपला हुआ, इस चुनाव में अशांति हुई, इस चुनाव में अफसर का उपयोग किया गया। सबने भय रहित होकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है और मान्यवर 51% मतदान पंचायत के चुनाव में हुआ है और जिन्होंने धारा 370 वापिस लाने के आधार पर चुनाव लड़ा था वो साफ हो गए, साफ। कश्मीर की जनता का मैंडेट भी उनके साथ नहीं रहा, चुनाव हारे हैं। मान्यवर, दिसंबर 2018 में नीचे के पंचायत के चुनाव किए, जिसमें 74% लोगों ने अपने वोट डाले, 74.1%। कश्मीर के इतिहास में इतना मतदान कभी नहीं हुआ मान्यवर। कुल 4,483 सरपंच निर्वाचित क्षेत्रों में से 3650 सरपंच निर्वाचित हुए, 35,029 क्षेत्रों से 33,000 पंच निर्वाचित हुए। अब वहां पर राजे रानी के पेट से नहीं जन्म लेंगे मान्यवर, वोट मत पत्रक से लेंगे। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जो पंच बना है, जो सरपंच बना है, जो जिला पंचायत का सदस्य बना है, कल एमएलए बनेगा, किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम उसको अपना नेता बना लेगी और नए नेता चुनकर आएंगे जो विकास में मानेंगे। मान्यवर, ये जो चुनाव हुए इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता, सभी वहां के सुरक्षा बल, चुनाव आयोग और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को हृदय से इस देश के गृह मंत्री के नाते बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मोदी जी ने जो करने की इच्छा रखी थी उसको आप सब ने मिलकर पूरा किया है। और सिर्फ चुनाव कराकर हम नहीं रुके मान्यवर, उनको अधिकार दिया है, उनको बजट दिया है। पहले 5,000 रुपया भी सरकार से मांगना पड़ता था, सरपंच को ऐसी स्थिति थी। आज उनको हमने स्थिरता प्रदान की है, पंचायतों को सुदृढ़ किया है, वहां पर अफसर भेजे जा रहे हैं। 21 विषय पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के 21 विषयों को पंचायतों के हवाले कर दिया गया है और लगभग 1500 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालकर जम्मू कश्मीर के गांवों का विकास का रास्ता प्रशस्त किया गया। मध्याह्न भोजन योजना उनको सौंपी गई, आंगनवाड़ी उनको सौंप दिए गए, आईसीडीएस पंचायतों को सौंप दिया गया और मनरेगा का काम का मॉनिटरिंग उनको सौंप दिया गया। और एक अभी जो निर्णय करा है एलजी साहब ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने खनन का अधिकार भी पंचायती राज संस्थानों को दे दिया, इसमें हिस्सा भी देश में कहीं नहीं है। इससे वो आत्मनिर्भर होंगे, अपने गांव का विकास कर रहे थे। ये डिसेंट्रलाइजेशन जो किया है
नीचे तक सत्ता को परकोलेट करने का काम किया है, वो धारा 370 हटाने के कारण हुआ है। 70 साल तक नहीं हो सका था। माननीय महोदय, बीडीसी के अध्यक्ष को डीएम के समकक्ष स्थान दिया गया है। उग्रवादी घटना में मारे गए किसी भी निर्वाचित सरपंच पंच बीडीसी अध्यक्ष के लिए 25 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की है और क्षमता संवर्धन के लिए उनकी ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम करा है, क्योंकि काफी नए हैं लोग, वहां परंपरा ही नहीं थी, नई परंपरा स्थापित हो रही है। तो इनकी ट्रेनिंग की भी बड़ी व्यवस्था कर दी गई है और स्थानीय इकाइयों के चुनाव भी कराए गए। मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। मान्यवर कहते हैं कि क्या फर्क आया। फर्क मैं बताता हूं। पहले जम्मू और कश्मीर, जहां पर भी राजधानी होती थी श्रीनगर, वहां पर भी सारे अधिकार सेंट्रलाइज थे। अब अफसरान कभी गांव में नहीं जाते थे, चुने हुए प्रतिनिधि जाते थे, एमएलए जाते थे, मगर अफसरान नहीं जाते थे। हमने सारे राजपत्रित अधिकारियों को आवंटित पंचायत के अंदर 2 दिन और 1 रात का निवास करना कंपलसरी करा, माननीय अध्यक्ष जी, और वहां जाकर जमीनी स्थिति वो देखने लगे। उनका उद्देश्य है, उनको काम दिया गया है, वहां विकास के काम जो अटके हैं, जो कमी है, जो कमियां हैं, उसकी लड़ी को जोड़ने का उनको काम दिया गया है। पंचायत को सशक्तिकरण करने का, और प्रत्यक्ष रूप से जो वहां 2 बार ये अभियान चला, उसमें से लगभग 20,000 छोटे मोटे काम आए हैं, जिसमें से 18,000 कामों को स्वीकृति दे दी गई। कहीं पुलिया बनानी थी, कहीं जोड़ता हुआ रोड बनाना था, कहीं तालाब के अंदर तालाब तो था मगर पानी जाने के रास्ते भर गए थे, कहीं तालाब को सफाई करने की व्यवस्था नहीं थी, कहीं कूड़ादान नहीं था, कहीं बिजली का खंभा था, तार चोरी कर गए थे। ऐसे 20,000 से ज्यादा काम ढूंढे गए और 18,000 कामों की स्वीकृति दे दी है और वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गए। माननीय अध्यक्ष जी, 3 बार ये कार्यक्रम हुआ है और बहुत सफल हुआ है। पूरे जम्मू और कश्मीर में इससे बड़ी जन भागीदारी नहीं हुई। 5 लाख से अधिक मृत्यु, जन्म, दिव्यांगता, अधिवास, एक प्रमाण पत्र वहीं मौके पर दिए गए। 5 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर जाने की जरूरत, राजधानी में जाने की जरूरत नहीं है और ये निरंतर चलने वाले हैं। मान्यवर, ये पूछते हैं हमें क्या किया, इसलिए मैं बताता हूं। 50,000 परिवार को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर कर दिया गया है। रोजगार के अंदर लगभग 10,000 युवाओं को कवर किया, 6,000 नए काम शुरू करे और 4,440 क्रिकेट और फुटबॉल की किटों को गांव में पहुंचकर बच्चों के हाथ में बंदूक की जगह क्रिकेट का बैट हो, इसकी व्यवस्था हमने करी। और मेरा शहर मेरे गौरव के तहत ये शहरी विकास के लिए भी किया है। मान्यवर, विकास का काम को जहां तक गति देने का सवाल है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जम्मू कश्मीर उच्चतम प्राथमिकताओं वाला क्षेत्र रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने बहुत सहा है। उनके दर्द को मैं कुछ शब्दों में सिर्फ यहां बयान नहीं कर सकता मान्यवर, बहुत सहा है। इसलिए लगभग प्रधानमंत्री विकास पैकेज पीएम योजना की जो घोषणा हुई, उसका पुनर्निर्माण और मेगा विकास का जो पैकेज था, इसके तहत 58,627 करोड़ रुपए की परिव्यय की 54 योजनाएं थी। 54 योजनाएं थी और लगभग उसको बढ़ाकर 26% और बढ़ाया गया। 20 परियोजनाएं, जिनमें से 7 केंद्रीय की थी, 13 संघ राज्य की थी, ये काफी हद तक पूरी हो चुकी। तो 20 परियोजनाएं तो पूरी हो चुकी है 54 में से, और बाकी 8 परियोजनाएं ये लगभग मार्च के अंत के पहले पूरी हो जाएगी। तो 54 में से 28 परियोजनाओं को पूरा करने का काम हमने कर दिया है। आईआईटी जम्मू ने अपने परिसर में काम कर दिया है, शुरू कर दिया है। दोनों एम्स का निर्माण शुरू हो चुका है। अर्ध रिंग रोड जम्मू को 2021 में हम पूरा कर देंगे। 8.45 किलोमीटर की बनिहाल सुरंग को इस साल खोलने की योजना है। और सबसे बड़ी बात है, पीयूष भाई यहां बैठे हैं, 2022 में हम रेलवे से कश्मीर को, घाटी को जोड़ने का काम भी हुआ। दादा 70 साल में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। सर, मैं इस बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं
और इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मेरा एक पार्टी का कंसिस्टेंट पोजीशन है कि जब इस हुकूमत ने दफा 370 को अपनी ब्रूट मेजॉरिटी के ताकत की बुनियाद पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको खत्म किया, मैंने उस वक्त कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है और मेरा ये कंटिन्यूस मौकफ है। सर, मैं इस बिल की मुखालिफत इसलिए भी करता हूं क्योंकि इसी ऐवान में खड़े होकर वजीर दाखिला ने कहा था कि ये हुकूमत जल्द से जल्द रियासत जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को बहाल करेगी। आज आप उस अपने वादे से मुनहरिफ हो रहे हैं क्योंकि जब आप जम्मू कश्मीर केडर को एमगुट में मिला रहे हैं तो इससे आपकी नीयत का साफ इजहार होता है कि आपने जो उस ऐवान को उस वक्त वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की दोबारा रियासत को बहाल किया जाएगा, वो सच्चाई पर मबनी नहीं था, वो सिर्फ महज अल्फाज थे या जुमले थे। तीसरी बात यह है कि सर, एक ऐसी रियासत जहां पर मुसलमान तनासुब में ज्यादा हैं मगर पहले से अफसरशाही में उनका तनासुब बहुत कम था। मैं आपका आदाद शुमार आपके सामने रखता हूं सर। 24 सेक्रेटरी के पोस्ट है जिसमें से सिर्फ 5 कश्मीरी मुसलमान हैं। 58 आईएएस के पोस्ट में सिर्फ 12 मुसलमान हैं, यानी 17.24। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक सर जम्मू कश्मीर में 68.31 मुसलमानों की आबादी है और 28% हमारे हिंदू भाइयों की आबादी है। मगर अगर आप देखेंगे टायर 2 में सर दूसरे दर्जे के 523 इंतजामी अफसरान, जिसे कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर्विस कहते हैं, 220 यानी 523 में से 220 यानी 42.6 कश्मीरी मुसलमान हैं। आईपीएस में आ जाइए सर, 66 पोस्ट है जिसमें से सिर्फ 7 मुसलमान हैं। दूसरे दर्जे के अफसरान में 248 में 108 यानी 43.54% मुसलमान हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं। अच्छा सर, यहां पर यह कहा गया कि कश्मीर बड़ा बैकवर्ड है। कश्मीर का खित्ता बैकवर्ड नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है और आपके जो दिमाग में जो फीड किया गया है वो नफरत की बुनियाद पर। सच्चाई यह है कि इस खित्ते में गुर्बत की सतह से नीचे का तनासुब 10.31 है और पूरे भारत में 21.92 है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर आप कश्मीर की रियासत के स्टेटहुड को बहाल करेंगे, नहीं करेंगे। चौथा बात यह कि आपकी गलत फैसले की बुनियाद पर दूसरे ऐवान में एक भी कश्मीरी रुकने पार्लियामान नहीं है। यह हमारे मुल्क की, भारत की तारीख में तीसरी मरतबा ऐसा हुआ है। मेरा चौथा सवाल हुकूमत से यह है कि हम ये कहते हैं, ये आपका मानना सही है कि हमारे मुल्क में बाहर के दीगर ममालिक को मदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर आप उनको लेकर गए ना, आप तो यूरोपियन पार्लियामेंट के लोगों को लेकर गए। अब तीसरी मरतबा यूरोप के सफीरों को 16 फरवरी को खबर है कि आप लेकर जा रहे हैं। आखिर ये एफडीआई नहीं है, क्यों यूरोप के लोग कश्मीर जाएंगे? आप एक ऑल पार्टी मीटिंग लेकर जाइए ना डेलीगेशन को। आप यूरोप के डेलीगेशन को कश्मीर लेकर जा रहे हैं, क्या आप चाह रहे हैं मदाखलत करना? इसको इंटरनेशनलाइज आप कर रहे हैं। मैं वजीर दाखिला से पूछना चाहता हूं सर कि आखिर कितने बच्चे कश्मीर के आगरा की जेल में, बरेली की जेल में, अंबेडकर नगर की जेल में है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, खत्म कर रहा हूं स्पीकर साहब, कि बिलाल अहमद एक कुपवारा का बच्चा है, अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर का है, 1600 किलोमीटर दूर श्रीनगर से जेल में है। उसके वालिद ने 25,000 रुपये की अपनी गाय को बेचकर गया, हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने फैसला किया कि उस बच्चे को श्रीनगर ट्रांसफर करो, एग्जाम लिखाओ। आप उसको नहीं मानते। एक और फैयाज है बरेली के जेल में, इसको आपने बरेली के जेल में डाल दिया। उसके वालिद ने 35,000 रुपया का कर्जा लेकर गया। अब बताइए आप, नवीद है बारामुल्ले का, कहां से ये अपनी जमीन बेचकर उसके वालिद गए। आखिर कितने बच्चे पीएसए के तहत जेल में हैं? आप उनको कब छोड़ेंगे? और मैं ये बड़ी आखिर में आपसे कह रहा हूं स्पीकर साहब कि यहां पर जितनी नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने हुकूमत के इस इक़दाम की तायीद की, तैयार हो जाइए। ये हुकूमत जो करती है ना, ये दोबारा दोहराएगी और हम तारीख में देखेंगे कि खुदा ना खास्ता चेन्नई को, अहमदाबाद को, बेंगलुरु को, हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाएंगे ये लोग। ये कश्मीर में तो एक एग्जाम्पल बना दिए, ये वहां तजुर्बा किया गया। आज ये सब बैठकर थाली मार रहे हैं। जब लखनऊ यूटी बनेगा, जब बेंगलुरु यूटी बनेगा, जब मुंबई यूटी बनेगा, उस वक्त हाय हाय करेंगे। ये कंसिस्टेंट पॉलिसी आपकी है। इसीलिए सर, मैं होम मिनिस्टर से जो सवालात किया हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये 2G से 4G करके आपने एहसान नहीं किया।
अमेरिका के दबाव में आपने किया। ब्रैड शर्मन से भारत के सफीर ने मिला, अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया और आपने 2 दिन में 4G को बहाल कर दिया। आप इस मसले को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, ये गलत है और इससे कश्मीरी अवाम का डिसएम्पावरमेंट होगा, एलिनेशन बढ़ेगा। शुक्रिया सर। मैंने सबको करीब करीब ध्यान से सुना है। जो नहीं सुन पाया, इनकी नोट भी यहां बैठकर मैंने अफसरों से जो मुझे प्राप्त हुई, मेरे साथी MOS से प्राप्त हुई, उसको मैंने पढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के सभी सदस्यों को फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि कृपया जम्मू कश्मीर की स्थिति को हम समझें। राजनीति करने के लिए ऐसा कोई बयान न दे जिससे जनता गुमराह हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, यहां कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया। मैं तो जरूर इसका जवाब दूंगा, मुझे मौका दे दिया आपने जवाब देने का। मगर भाई 17 महीने हुए धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? क्या किया 70 साल? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। माननीय अध्यक्ष जी, उनको भी मालूम है कि धारा 370 हटने के बाद अभी तो वहां पर प्रशासन स्थिति को संभाल रहा था, इतने में कोविड लग गया। 1 साल लगभग सब कुछ बंद रहा है और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं हिसाब देता हूं, आना पाई का हिसाब देता हूं, एक एक काम का हिसाब देता हूं, एक एक बात का हिसाब देता हूं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया, वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, धारा 370 को हटाने का मसला कोर्ट में है। मसूदी साहब हाई कोर्ट के जज रहे हैं, सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, मगर मुझे रिकॉर्ड तो क्लियर करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। मनीष तिवारी जी ने भी कहा, वो भी चले गए। आ गया, अच्छा हुआ, लंबित है। माननीय अध्यक्ष जी, उनको कोर्ट का प्रोसीजर मालूम है और ये मामला कोर्ट में लंबी बहस हुआ और बाद में 5 जजों की बेंच को सुपुर्द किया गया है। अगर इतनी अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसमें दिखाई पड़ती है तो सर्वोच्च अदालत को पूरा अधिकार था कानून पर रोक लगाने का और वो रोक लगा दी थी। परंतु यहां पर कोई स्टे नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने यह नहीं कहा है कि इस कानून का अमल नहीं हो सकता, उन्होंने उसको विचाराधीन रखा है। जब सर्वोच्च अदालत पूछेगी तब हम जरूर जाएंगे, जवाब देंगे और सर्वोच्च अदालत निर्णय करेगी। मगर कहीं पर भी एक कानूनी स्थिति नहीं है कि इसका अमल नहीं हो सकता। इसके कारण जम्मू और कश्मीर का पूरा विकास को हम रोक कर बैठ जाए, वहां पर डेवलपमेंट के कामों को हम रोक कर बैठ जाए। और मुझे कह रहे हैं माननीय सदस्य श्री तिवारी जी कि हम जाए और सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दे कि इसको जल्दी सुनवाई करो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही, एक पक्ष लेकर कि इस देश में धारा 370 नहीं होनी चाहिए इसलिए हमने हटाया। मगर आप तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही नहीं हो भाई, ना हा ना बीच का रास्ता लेकर चल रहे हो और दोनों ओर बोल रहे हो। ये तो आप भी कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि भाई जल्दी सुनवाई करो। ये भी आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट आजकल वर्चुअल सुनवाई करता है और जिसमें 70, 80, 100 वकील, एडवोकेट्स खड़े होंगे, पार्टियां इतनी होगी, इसकी वर्चुअल सुनवाई संभव नहीं है। ये आपको भी मालूम है, इसलिए सुनवाई नहीं हुई। इसका एक बड़े हिस्से का सुनवाई हो चुका है, 5 जज का बेंच भी बन चुका है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल सुनवाई के मोड से पुनः
फिर से एक बार आमने सामने की सुनवाई करेगा, तब जरूर सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इसको सुनेगा। मगर तब तक कोई काम ना करे क्या? ये किस प्रकार के उदाहरण इस सदन के अंदर दिए जाते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य टी सुमति और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं, मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। और कह रहे हैं कि स्टेटहुड देना है तो एग्मूट में क्यों लेकर आए? जरा एग्मूट कैडर को ही समझ लेते। क्या अरुणाचल राज्य नहीं है? क्या गोवा राज्य नहीं है? मिजोरम राज्य नहीं है? ये सारे राज्य ही है। जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी फजीहती न होती। ये सारे राज्य है और एग्मूट कैडर के अंडर में है। जहां पर विशेष प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव परिस्थिति होती है, वहां पर अफसर भेजने पड़ते हैं और वो राज्य के विकास के लिए जाते हैं। जो अफसर एग्मूट कैडर के हैं वही मसूरी की जगह पे ट्रेनिंग लेकर आते हैं जो जम्मू कश्मीर कैडर के लोग पहले लिया करते थे। ये ऑल इंडिया कैडर है मान्यवर। और ओवैसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई, आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे। क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। काय का सेक्युलरिज्म? हिंदू मुस्लिम में अफसरों की संख्या बांटेंगे। इस तरह से तो मान्यवर कश्मीर के अंदर शांति नहीं होगी, ज्यादा चिंता होगी, ज्यादा उचाट होगी, संशय बढ़ेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। अभी उन्होंने एक और निवेदन कर दिया मान्यवर कि 2G से 4G विदेशियों के दबाव में किया है। ओवैसी साहब को मालूम नहीं है जिसका वो समर्थन करते थे वो यूपीए की सरकार चली गई है। ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश के फैसले ये देश करता है। इस देश के फैसले इस देश की संसद करती है। कोई हम पर दबाव नहीं कर सकता। और हमने उसको इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया था मान्यवर कि कुछ संभलने के लिए समय चाहिए था। अफवाहें न फैलाई जाए इसके लिए एक समय चाहिए था। और आप हमें पूछ रहे हो भाई अधीर रंजन जी 2G और 4G, आपने तो मोबाइल ही बंद कर दिए थे और 20 साल तक बंद कर दिए थे। वाजपेयी जी की सरकार ने आकर 2G 4G छोड़ो, मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी थी। कहां गए थे उस वक्त सारे अधिकार? मैं आपको पूछना चाहता हूं माननीय आपके माध्यम से, कहां गए थे सारे अधिकार? जब विपक्ष में बैठते हैं तब अपने समय में क्या किया था वो भी तो थोड़ा याद रखना चाहिए, वरना फिर सुननी पड़ेगी। मान्यवर, ये हमें 4G और 2G का कह रहे। मैं अभी भी कहता हूं कि सबसे बड़ा नागरिक का अधिकार है सुख और शांति से रहने का, सलामती के साथ रहने का। सलामती जहां नहीं होगी वहां सारे अधिकारों का कोई मतलब नहीं। ये नई फैशन शुरू हो गई। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हम विदेश के दबाव में आकर कह रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि किसके दबाव के अंदर धारा 370 को इतने समय तक चालू रखा आपने? ये तो जरा बता दीजिए, किसका दबाव था? कौन प्रेशराइज करता था? अभी किसी ने कह दिया बड़े बड़े साहित्यिक शब्दों के साथ कि शासन का जनता से वादा था, एक एग्रीमेंट था। भाई, मैं तो एग्रीमेंट को बारीकी से पढ़ता हूं।
और मैं तो मानता हूं कि पूर्ववर्त सरकारों ने भी जो वादे करे हैं उसको ध्यान से पढ़ने चाहिए और इसका अमल करना चाहिए। 370 के बारे में कहा गया कि 370 और 35 से वो देश की सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता से एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जरूर था, मगर उसमें टेम्पररी शब्द आप भूल जाते हैं पढ़ने का। ये टेम्पररी था। और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है, मगर आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? एक टेम्पररी प्रोविजन कब तक टेम्पररी रहेगा? टेम्पररी प्रोविजन को क्यों उखाड़ नहीं देता यार? क्यों कोई पूछता नहीं था? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। ये सरकार वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलती। ये सरकार देश के हित में फैसले करती है। ये सरकार देश के भविष्य को सुधारने के लिए है। हम आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र है, जीतेंगे हारेंगे, इसको ध्यान में रखकर देश के भविष्य को ताक पर हम नहीं रख सकते, न हम रखना चाहते। ये आपकी पॉलिसी है, आपको मुबारक हो। मान्यवर, इन्होंने कहा कि लोकल अफसरों का अधिकार चला जाएगा। मुझे कोई समझाए भला, देश भर में आईएएस आईपीएस अफसर भेजे जाते हैं, लोकल अफसरों का अधिकार चला जाता है क्या? चला जाता है तो जम्मू कश्मीर में कैसे चला जाएगा? दादा आप ज्यादा पढ़ नहीं सकते, अब मैं समझ रहा हूं। देश भर में यही रेशियो है। आपके बंगाल में भी ये है। क्यों अलग रखना? कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है। कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्यों अलग रखना? और क्या कश्मीरी युवा को देश की ऑल इंडिया कैडर में आने का अधिकार नहीं है? अगर स्कूलों में पढ़ाते, स्कूल जला न दिए गए होते, मदरसों के अंदर बच्चों को जाने के लिए मजबूर न करते, तो कश्मीर के बच्चे भी आज आईएएस और आईपीएस अफसर बने होते। स्कूल किसके टाइम में जल गए? और मेरा हिसाब ले रहे हैं, मुझसे हिसाब मांग रहे हैं। कितने लोग मर गए, ये हो गया, वो हो गया। मनीष भाई, कांग्रेस का शासन याद करो क्या होता था। हजारों लोग मारे जाते थे, सालों तक कर्फ्यू रहता था। और परिस्थिति का आंकड़ों के आधार पर जरा आकलन करो। मैं इसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि तू मैं होती है। कश्मीर में शांति बहुत बड़ी चीज है, और जो अशांति का समय था उसको मैं याद भी करना नहीं चाहता। भगवान करे कभी ऐसी अशांति वहां न हो, और नहीं होगी, क्योंकि अब हमारा शासन है। मान्यवर, मसूदी साहब कहते हैं कि 80% जगह पर डायरेक्ट रिक्रूट रखें। तो भाई डायरेक्ट रिक्रूट पर क्यों भरोसा नहीं है? देश के हर राज्य की स्थिति है मान्यवर कि डायरेक्ट रिक्रूट अफसर होते हैं। इसका एक प्रो रेटा है। प्रमोशन होता है जब लोकल अफसरों का, तो वो भी जगह लेते हैं। और ये देश का, पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इसी आधार पर बना है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर चीप पॉपुलैरिटी के लिए ये कहना कि 80% अफसर बाहर के, कोई बाहर का नहीं है, सभी भारत माता की संतान है, इसी भारत में जन्मे हुए। बाहर का क्या होता है? ये नई पैटर्न और नई फैशन विकसित करिए। बाहर का है। दादा आपको नहीं कह रहा मैं, मान्यवर, एक गलत रास्ता है। इस रास्ते पर देश में भलाई नहीं होगी। मसूदी साहब कह रहे हैं कि आपने बोडोलैंड को ये दे दिया, मणिपुर को ये दे दिया, कश्मीर को क्यों नहीं? अरे मसूदी साहब, जरा सच बोला करिए। आप तो जज हो, सब कुछ पढ़ते हो। सभी अकॉर्ड निकाल कर दीजिए। किसी को अलग संविधान नहीं दिया है, किसी को अलग झंडा नहीं दिया है, किसी को धारा 370 नहीं दी है। और ये तो हमारा वादा था देश की जनता को 1950 से कि इस देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे। और आज मोदी जी के नेतृत्व में हमने इसको समाप्त कर दिया। मान्यवर, इन्होंने विकास की काफी सारी बातें करी, और मैं भी करना चाहता हूं।
कि धारा 370 से क्या मिला इसका हिसाब वजीर दाखिला दे, गृह मंत्री दे। तो ठीक है भाई, आपने कहा है तो मैं दे ही देता हूं। सबसे पहला काम हमारी सरकार आने के बाद वहां पंचायती राज का पुनर्स्थापना हुआ है, शुरुआत हुआ है। पुनर्स्थापना शब्द ठीक नहीं है। जब इस देश का संविधान लिखा गया, संविधान लिखने के बाद डॉक्टर आंबेडकर ने जब संविधान का एडिटिंग का भी काम समाप्त हो गया है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया था साहब, इस देश के लोकतंत्र को, वो वाक्य को सुवर्ण अक्षर में मंडित कर डॉक्टर आंबेडकर के वाक्य को रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, गरीब दलित पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, दलित गरीब और पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे। मगर कश्मीर में आज तक राजे रानी के पेट से ही पैदा होगा। ये तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे। तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे और इसीलिए उनको धारा 370 शूट करती थी। मान्यवर, हमने पंचायत के चुनाव कराए, अभी डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चुनाव हुए, लगभग 51.7% वोटिंग हुई, कहीं पर भी गोली नहीं चलानी पड़ी और मान्यवर शांतिपूर्ण मताधिकार का प्रयोग हुआ। कांग्रेस के शासन के चुनाव कैसे हुए थे मैं इसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता, परंतु कोई आरोप नहीं कर सकता, हमारे विरोधी भी आरोप नहीं कर सकते कि चुनाव में घपला हुआ, इस चुनाव में अशांति हुई, इस चुनाव में अफसर का उपयोग किया गया। सबने भय रहित होकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है और मान्यवर 51% मतदान पंचायत के चुनाव में हुआ है और जिन्होंने धारा 370 वापिस लाने के आधार पर चुनाव लड़ा था वो साफ हो गए, साफ। कश्मीर की जनता का मैंडेट भी उनके साथ नहीं रहा, चुनाव हारे हैं। मान्यवर, दिसंबर 2018 में नीचे के पंचायत के चुनाव किए, जिसमें 74% लोगों ने अपने वोट डाले, 74.1%। कश्मीर के इतिहास में इतना मतदान कभी नहीं हुआ मान्यवर। कुल 4,483 सरपंच निर्वाचित क्षेत्रों में से 3650 सरपंच निर्वाचित हुए, 35,029 क्षेत्रों से 33,000 पंच निर्वाचित हुए। अब वहां पर राजे रानी के पेट से नहीं जन्म लेंगे मान्यवर, वोट मत पत्रक से लेंगे। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जो पंच बना है, जो सरपंच बना है, जो जिला पंचायत का सदस्य बना है, कल एमएलए बनेगा, किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम उसको अपना नेता बना लेगी और नए नेता चुन कर आएंगे जो विकास में मानेगा। मान्यवर, ये जो चुनाव हुए इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता, सभी वहां के सुरक्षा बल, चुनाव आयोग और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को हृदय से इस देश के गृह मंत्री के नाते बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मोदी जी ने जो करने की इच्छा रखी थी उसको आप सब ने मिलकर पूरा किया है। और सिर्फ चुनाव कराकर हम नहीं रुके मान्यवर, उनको अधिकार दिया है, उनको बजट दिया है। पहले 5,000 रुपया भी सरकार से मांगना पड़ता था सरपंच को, ऐसी स्थिति थी। आज उनको हमने स्थिरता प्रदान की है, पंचायतों को सुदृढ़ किया है, वहां पर अफसर भेजे जा रहे हैं। 21 विषय पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के 21 विषयों को पंचायतों के हवाले कर दिया गया है और लगभग 1500 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालकर जम्मू कश्मीर के गांवों का विकास का रास्ता प्रशस्त किया। मध्याह्न भोजन योजना उनको सौंपी गई, आंगनवाड़ी उनको सौंप दिए गए, आईसीडीएस पंचायतों को सौंप दिया गया और मनरेगा का काम का मॉनिटरिंग उनको सौंप दिया गया। और एक अभी जो निर्णय करा है एलजी साहब ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने खनन का अधिकार भी पंचायती राज संस्थानों को दे दिया, इसमें हिस्सा भी देश में कहीं नहीं है। इससे वो आत्मनिर्भर होंगे, अपने गांव का विकास कर रहे थे। ये डिसेंट्रलाइजेशन जो किया है, नीचे तक सत्ता को परकोलेट करने का काम किया है,
वो धारा 370 हटाने के कारण हुआ है, 70 साल तक नहीं हो सका था। माननीय महोदय, बीडीसी के अध्यक्ष को डीएम के समकक्ष स्थान दिया गया है। उग्रवादी घटना में मारे गए किसी भी निर्वाचित सरपंच पंच बीडीसी अध्यक्ष के लिए 25 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की है और क्षमता संवर्धन के लिए उनकी ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम कराया, क्योंकि काफी नए हैं लोग, वहां परंपरा ही नहीं थी, नई परंपरा स्थापित हो रही है। तो इनकी ट्रेनिंग की भी बड़ी व्यवस्था कर दी गई है और स्थानीय निकायों के चुनाव भी कराए गए। मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। मान्यवर कहते हैं कि क्या फर्क आया। फर्क मैं बताता हूं। पहले जम्मू और कश्मीर, जहां पर भी राजधानी होती थी श्रीनगर, वहां पर भी सारे अधिकार सेंट्रलाइज थे। अब अफसरान कभी गांव में नहीं जाते थे, चुने हुए प्रतिनिधि जाते थे, एमएलए जाते थे, मगर अफसरान नहीं जाते थे। हमने सारे राजपत्रित अधिकारियों को आवंटित पंचायत के अंदर 2 दिन और 1 रात का निवास करना कंपलसरी करा, माननीय अध्यक्ष जी, और वहां जाकर जमीनी स्थिति वो देखने लगी। उनका उद्देश्य है, उनको काम दिया गया है, वहां विकास के काम जो अटके हैं, जो कमी है, जो कमियां हैं, उसकी लड़ी को जोड़ने का उनको काम दिया गया है, पंचायत को सशक्तिकरण करने का। और प्रत्यक्ष रूप से जो वहां 2 बार ये अभियान चला, उसमें से लगभग 20,000 छोटे मोटे काम आए हैं, जिसमें से 18,000 कामों को स्वीकृति दे दी गई। कहीं पुलिया बनानी थी, कहीं जोड़ता हुआ रोड बनाना था, कहीं तालाब के अंदर तालाब तो था मगर पानी जाने के रास्ते भर गए थे, कहीं तालाब को सफाई करने की व्यवस्था नहीं थी, कहीं कूड़ादान नहीं था, कहीं बिजली का खंभा था, तार चोरी कर गए थे। ऐसे 20,000 से ज्यादा काम ढूंढे गए और 18,000 कामों की स्वीकृति दे दी है और वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गए। माननीय अध्यक्ष जी, 3 बार ये कार्यक्रम हुआ है और बहुत सफल हुआ है। पूरे जम्मू और कश्मीर में इससे बड़ी जन भागीदारी नहीं हुई। 5 लाख से अधिक मृत्यु, जन्म, दिव्यांगता, अधिवास, ये प्रमाण पत्र वहीं मौके पर दिए गए। 5 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर जाने की जरूरत, राजधानी में जाने की जरूरत ही नहीं है और ये निरंतर चलने वाले हैं। मान्यवर, ये पूछते हैं हमें क्या किया, इसलिए मैं बताता हूं। 50,000 परिवार को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर कर दिया गया है। रोजगार के अंदर लगभग 10,000 युवाओं को कवर किया, 6,000 नए काम शुरू करे और 4,440 क्रिकेट और फुटबॉल की किटों को गांव में पहुंचकर बच्चों के हाथ में बंदूक की जगह क्रिकेट का बैट हो, इसकी व्यवस्था हमने करी। और मेरा शहर मेरे गौरव के तहत ये शहरी विकास के लिए भी किया है। मान्यवर, विकास का काम को जहां तक गति देने का सवाल है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जम्मू कश्मीर उच्चतम प्राथमिकताओं वाला क्षेत्र रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने बहुत सहा है। उनके दर्द को मैं कुछ शब्दों में सिर्फ यहां बयान नहीं कर सकता मान्यवर, बहुत सहा है। इसलिए लगभग प्रधानमंत्री विकास पैकेज पीएम योजना की जो घोषणा हुई, उसका पुनर्निर्माण और मेगा विकास का जो पैकेज था, इसके तहत 58,627 करोड़ रुपए की परिव्यय की 54 योजनाएं थी। 54 योजनाएं थी और लगभग उसको बढ़ाकर 26% और बढ़ाया गया। 20 परियोजनाएं, जिनमें से 7 केंद्रीय की थी, 13 संघ राज्य की थी, ये काफी हद तक पूरी हो चुकी है। तो 20 परियोजनाएं तो पूरी हो चुकी है 54 में से, और बाकी 8 परियोजनाएं ये लगभग मार्च के अंत के पहले पूरी हो जाएगी। तो 54 में से 28 परियोजनाओं को पूरा करने का काम हमने कर दिया है। आईआईटी जम्मू ने अपने परिसर में काम कर दिया है, शुरू कर दिया है। दोनों एम्स का निर्माण शुरू हो चुका है। अर्ध रिंग रोड जम्मू को 2021 में हम पूरा कर देंगे। 8.45 किलोमीटर की बनिहाल सुरंग को इस साल खोलने की योजना है। और सबसे बड़ी बात है, पीयूष भाई यहां बैठे हैं, 2022 में हम रेलवे से कश्मीर को, घाटी को जोड़ने का काम भी समाप्त करेंगे। दादा, 70 साल में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। सर, मैं इस बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं और इसलिए खड़ा हूं क्योंकि
मेरा एक पार्टी का कंसिस्टेंट पोजीशन है कि जब इस हुकूमत ने दफा 370 को अपनी ब्रूट मेजॉरिटी के ताकत की बुनियाद पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको खत्म किया, मैंने उस वक्त कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है और मेरा ये कंटिन्यूस मौकफ है। सर, मैं इस बिल की मुखालिफत इसलिए भी करता हूं क्योंकि इसी ऐवान में खड़े होकर वजीर दाखिला ने कहा था कि ये हुकूमत जल्द से जल्द रियासत जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को बहाल करेगी। आज आप उस अपने वादे से मुनहरिफ हो रहे हैं क्योंकि जब आप जम्मू कश्मीर केडर को एमगुट में मिला रहे हैं तो इससे आपकी नीयत का साफ इजहार होता है कि आपने जो उस ऐवान को उस वक्त वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की दोबारा रियासत को बहाल किया जाएगा, वो सच्चाई पर मबनी नहीं था, वो सिर्फ महज अल्फाज थे या जुमले थे। तीसरी बात यह है कि सर, एक ऐसी रियासत जहां पर मुसलमान तनासुब में ज्यादा हैं मगर पहले से अफसरशाही में उनका तनासुब बहुत कम था। मैं आपका आदाद शुमार आपके सामने रखता हूं सर। 24 सेक्रेटरी के पोस्ट हैं जिसमें से सिर्फ 5 कश्मीरी मुसलमान हैं। 58 आईएएस के पोस्ट में सिर्फ 12 मुसलमान हैं, यानी 17.24। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक सर जम्मू कश्मीर में 68.31 मुसलमानों की आबादी है और 28% हमारे हिंदू भाइयों की आबादी है। मगर अगर आप देखेंगे टायर 2 में सर दूसरे दर्जे के 523 इंतजामी अफसरान, जिसे कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर्विस कहते हैं, 220 यानी 523 में से 220 यानी 42.6 कश्मीरी मुसलमान हैं। आईपीएस में आ जाइए सर, 66 पोस्ट है जिसमें से सिर्फ 7 मुसलमान हैं। दूसरे दर्जे के अफसरान में 248 में 108 यानी 43.54% मुसलमान हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं। अच्छा सर, यहां पर यह कहा गया कि कश्मीर बड़ा बैकवर्ड है। कश्मीर का खित्ता बैकवर्ड नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है और आपके जो दिमाग में जो फीड किया गया है वो नफरत की बुनियाद पर। सच्चाई यह है कि इस खित्ते में गुर्बत की सतह से नीचे का तनासुब 10.31 है और पूरे भारत में 21.92 है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर आप कश्मीर की रियासत के स्टेटहुड को बहाल करेंगे, नहीं करेंगे। चौथा बात यह कि आपकी गलत फैसले की बुनियाद पर दूसरे ऐवान में एक भी कश्मीरी रुकने पार्लियामान नहीं है। यह हमारे मुल्क की, भारत की तारीख में तीसरी मर्तबा ऐसा हुआ है। मेरा चौथा सवाल हुकूमत से यह है कि हम ये कहते हैं, ये आपका मानना सही है कि हमारे मुल्क में बाहर के दीगर ममालिक को मदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर आप उनको लेकर गए ना, आप तो यूरोपियन पार्लियामेंट के लोगों को लेकर गए। अब तीसरी मर्तबा यूरोप के सफीरों को 16 फरवरी को खबर है कि आप लेकर जा रहे हैं। आखिर ये एफडीआई नहीं है, क्यों यूरोप के लोग कश्मीर जाएंगे? आप एक ऑल पार्टी मीटिंग लेकर जाइए ना डेलीगेशन को। आप यूरोप के डेलीगेशन को कश्मीर लेकर जा रहे हैं, क्या आप चाह रहे हैं मदाखलत करना? इसको इंटरनेशनलाइज आप कर रहे हैं। मैं वजीर दाखिला से पूछना चाहता हूं सर कि आखिर कितने बच्चे कश्मीर के आगरा की जेल में, बरेली की जेल में, अंबेडकर नगर की जेल में हैं? मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, खत्म कर रहा हूं स्पीकर साहब, कि बिलाल अहमद एक कुपवारा का बच्चा है, अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर का है, 1600 किलोमीटर दूर श्रीनगर से जेल में है। उसके वालिद ने 25,000 रुपये की अपनी गाय को बेचकर गया, हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि उस बच्चे को श्रीनगर ट्रांसफर करो, एग्जाम लिखाओ। आप उसको नहीं मानते। एक और फैयाज है बरेली के जेल में, इसको आपने बरेली के जेल में डाल दिया। उसके वालिद ने 35,000 रुपया का कर्जा लेकर गया। अब बताइए आप, नवीद है बारामुल्ले का, कहां से ये अपनी जमीन बेचकर उसके वालिद गए। आखिर कितने बच्चे पीएसए के तहत जेल में हैं? आप उनको कब छोड़ेंगे? और मैं ये बड़ी आखिर में आपसे कह रहा हूं स्पीकर साहब कि यहां पर जितनी नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने हुकूमत के इस इक़दाम की तायीद की, तैयार हो जाइए। ये हुकूमत जो करती है ना, ये दोबारा दोहराएगी और हम तारीख में देखेंगे कि खुदा ना खास्ता चेन्नई को, अहमदाबाद को, बेंगलुरु को, हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाएंगे ये लोग। ये कश्मीर में तो एक एग्जाम्पल बना दिए, यहां तजुर्बा किया गया। आज ये सब बैठकर थाली मार रहे हैं। जब लखनऊ यूटी बनेगा, जब बेंगलुरु यूटी बनेगा, जब मुंबई यूटी बनेगा, उस वक्त हाय हाय करेंगे। ये कंसिस्टेंट पॉलिसी आपकी है। इसीलिए सर, मैं होम मिनिस्टर से जो सवालात किया हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये 2G से 4G करके आपने एहसान नहीं किया।
अमेरिका के दबाव में आपने किया। ब्रैड शर्मन से भारत के सफीर ने मिला, अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया और आपने 2 दिन में 4G को बहाल कर दिया। आप इस मसले को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, ये गलत है और इससे कश्मीरी अवाम का डिसएम्पावरमेंट होगा, एलिनेशन बढ़ेगा। शुक्रिया सर। मैंने सबको करीब करीब ध्यान से सुना है। जो नहीं सुन पाया, इनकी नोट भी यहां बैठकर मैंने अफसरों से जो मुझे प्राप्त हुई, मेरे साथी MOS से प्राप्त हुई, उसको मैंने पढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के सभी सदस्यों को फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि कृपया जम्मू कश्मीर की स्थिति को हम समझें। राजनीति करने के लिए ऐसा कोई बयान न दे जिससे जनता गुमराह हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, यहां कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया। मैं तो जरूर इसका जवाब दूंगा, मुझे मौका दे दिया आपने जवाब देने का। मगर भाई 17 महीने हुए धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या किया 70 साल? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। माननीय अध्यक्ष जी, इनको भी मालूम है कि धारा 370 हटने के बाद अभी तो वहां पर प्रशासन स्थिति को संभाल रहा था, इतने में कोविड लग गया। 1 साल लगभग सब कुछ बंद रहा है और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं हिसाब देता हूं, आना पाई का हिसाब देता हूं, एक एक काम का हिसाब देता हूं, एक एक बात का हिसाब देता हूं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया, वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, धारा 370 को हटाने का मसला कोर्ट में है। मसूदी साहब हाई कोर्ट के जज रहे हैं, सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, मगर मुझे रिकॉर्ड तो क्लियर करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। मनीष तिवारी जी ने भी कहा, वो भी चले गए, आ गया, अच्छा हुआ, लंबित है। माननीय अध्यक्ष जी, उनको कोर्ट का प्रोसीजर मालूम है और ये मामला कोर्ट में लंबी बहस हुआ और बाद में 5 जजों की बेंच को सुपुर्द किया गया है। अगर इतनी अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसमें दिखाई पड़ती है तो सर्वोच्च अदालत को पूरा अधिकार था कानून पर रोक लगाने का, और वो रोक लगा दी थी। परंतु यहां पर कोई स्टे नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने यह नहीं कहा है कि इस कानून का अमल नहीं हो सकता, उन्होंने उसको विचाराधीन रखा है। जब सर्वोच्च अदालत पूछेगी तब हम जरूर जाएंगे, जवाब देंगे और सर्वोच्च अदालत निर्णय करेगी। मगर कहीं पर भी एक कानूनी स्थिति नहीं है कि इसका अमल नहीं हो सकता। इसके कारण जम्मू और कश्मीर का पूरा विकास को हम रोक कर बैठ जाए, वहां पर डेवलपमेंट के कामों को हम रोक कर बैठ जाए। और मुझे कह रहे हैं माननीय सदस्य श्री तिवारी जी कि हम जाए और सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दे कि इसको जल्दी सुनवाई करो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही एक पक्ष लेकर कि इस देश में धारा 370 नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने हटाया। मगर आप तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही नहीं हो भाई, ना हा ना बीच का रास्ता लेकर चल रहे हो और दोनों ओर बोल रहे हो। ये तो आप भी कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि भाई जल्दी सुनवाई करो। ये भी आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट आजकल वर्चुअल सुनवाई करता है और जिसमें 70, 80, 100 वकील, एडवोकेट्स खड़े होंगे, पार्टियां इतनी होगी, इसकी वर्चुअल सुनवाई संभव नहीं है। ये आपको भी मालूम है, इसलिए सुनवाई नहीं हुई। इसका एक बड़े हिस्से का सुनवाई हो चुका है, 5 जज का बेंच भी बन चुका है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल सुनवाई के मोड से पुनः
फिर से एक बार आमने सामने की सुनवाई करेगा, तब जरूर सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इसको सुनेगा। मगर तब तक कोई काम ना करे क्या? ये किस प्रकार के उदाहरण इस सदन के अंदर दिए जाते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य टी सुमति और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि ये बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं, मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। और कह रहे हैं कि स्टेटहुड देना है तो एग्मूट में क्यों लेकर आए? जरा एग्मूट कैडर को ही समझ लेते। क्या अरुणाचल राज्य नहीं है? क्या गोवा राज्य नहीं है? मिजोरम राज्य नहीं है? ये सारे राज्य ही है। जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी फजीहती न होती। ये सारे राज्य है और एग्मूट कैडर के अंडर में है। जहां पर विशेष प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव परिस्थिति होती है, वहां पर अफसर भेजने पड़ते हैं और वो राज्य के विकास के लिए जाते हैं। जो अफसर एग्मूट कैडर के हैं वही मसूरी की जगह पे ट्रेनिंग लेकर आते हैं जो जम्मू कश्मीर कैडर के लोग पहले लिया करते थे। ये ऑल इंडिया कैडर है मान्यवर। और ओवैसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई, आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे। क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। काय का सेक्युलरिज्म? हिंदू मुस्लिम में अफसरों की संख्या बांटेंगे। इस तरह से तो मान्यवर कश्मीर के अंदर शांति नहीं होगी, ज्यादा चिंता होगी, ज्यादा उचाट होगी, संशय बढ़ेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। अभी उन्होंने एक और निवेदन कर दिया मान्यवर कि 2G से 4G विदेशियों के दबाव में किया है। ओवैसी साहब को मालूम नहीं है जिसका वो समर्थन करते थे वो यूपीए की सरकार चली गई है। ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश के फैसले ये देश करता है, इस देश के फैसले इस देश की संसद करती है। कोई हम पर दबाव नहीं कर सकता। और हमने उसको इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया था मान्यवर कि कुछ समझने के लिए समय चाहिए था। अफवाहें न फैलाई जाए इसके लिए एक समय चाहिए था। और आप हमें पूछ रहे हो भाई अधीर रंजन जी 2G और 4G, आपने तो मोबाइल ही बंद कर दिए थे और 20 साल तक बंद कर दिए थे। वाजपेयी जी की सरकार ने आकर 2G 4G छोड़ो, मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी थी। कहां गए थे उस वक्त सारे अधिकार? मैं आपको पूछना चाहता हूं माननीय आपके माध्यम से, कहां गए थे सारे अधिकार? जब विपक्ष में बैठते हैं तब अपने समय में क्या किया था वो भी तो थोड़ा याद रखना चाहिए, वरना फिर सुननी पड़ेगी। मान्यवर, ये हमें 4G और 2G का कह रहे। मैं अभी भी कहता हूं कि सबसे बड़ा नागरिक का अधिकार है सुख और शांति से रहने का, सलामती के साथ रहने का। सलामती जहां नहीं होगी वहां सारे अधिकारों का कोई मतलब नहीं। ये नई फैशन शुरू हो गई। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हम विदेश के दबाव में आकर कह रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि किसके दबाव के अंदर धारा 370 को इतने समय तक चालू रखा आपने? ये तो जरा बता दीजिए, किसका दबाव था? कौन प्रेशराइज करता था? अभी किसी ने कह दिया बड़े बड़े साहित्यिक शब्दों के साथ कि शासन का जनता से वादा था, एक एग्रीमेंट था। भाई, मैं तो एग्रीमेंट को बारीकी से पढ़ता हूं।
और मैं तो मानता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी जो वादे करे हैं उसको ध्यान से पढ़ने चाहिए और इसका अमल करना चाहिए। 370 के बारे में कहा गया कि 370 और 35 से वो देश की सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता से एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जरूर था, मगर उसमें टेम्पररी शब्द आप भूल जाते हैं पढ़ने का। ये टेम्पररी था। और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है, मगर आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? एक टेम्पररी प्रोविजन कब तक टेम्पररी रहेगा? टेम्पररी प्रोविजन को क्यों उखाड़ नहीं देते यार? क्यों कोई पूछता नहीं था? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। ये सरकार वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलती। ये सरकार देश के हित में फैसले करती है। ये सरकार देश के भविष्य को सुधारने के लिए है। हम आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र है, जीतेंगे हारेंगे, इसको ध्यान में रखकर देश के भविष्य को ताक पर हम नहीं रख सकते, न हम रखना चाहते। ये आपकी पॉलिसी है, आपको मुबारक हो। मान्यवर, इन्होंने कहा कि लोकल अफसरों का अधिकार चला जाएगा। मुझे कोई समझाए भला, देश भर में आईएएस आईपीएस अफसर भेजे जाते हैं, लोकल अफसरों का अधिकार चला जाता है क्या? चला जाता है तो जम्मू कश्मीर में कैसे चला जाएगा? दादा आप ज्यादा पढ़ नहीं सकते, अब मैं समझ रहा हूं। देश भर में यही रेशियो है। आपके बंगाल में भी ये है। क्यों अलग रखना? कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है। कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्यों अलग रखना? और क्या कश्मीरी युवा को देश की ऑल इंडिया कैडर में आने का अधिकार नहीं है? अगर स्कूलों में पढ़ाते, स्कूल जला न दिए गए होते, मदरसों के अंदर बच्चों को जाने के लिए मजबूर न करते, तो कश्मीर के बच्चे भी आज आईएएस और आईपीएस अफसर बने होते। स्कूल किसके टाइम में जल गए? और मेरा हिसाब ले रहे हैं, मुझसे हिसाब मांग रहे हैं। कितने लोग मर गए, ये हो गया, वो हो गया। मनीष भाई, कांग्रेस का शासन याद करो क्या होता था। हजारों लोग मारे जाते थे, सालों तक कर्फ्यू रहता था। और परिस्थिति का आंकड़ों के आधार पर जरा आकलन करो। मैं इसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि तू मैं होती है। कश्मीर में शांति बहुत बड़ी चीज है, और जो अशांति का समय था उसको मैं याद भी करना नहीं चाहता। भगवान करे कभी ऐसी अशांति वहां न हो, और नहीं होगी, क्योंकि अब हमारा शासन है। मान्यवर, मसूदी साहब कहते हैं कि 80% जगह पर डायरेक्ट रिक्रूट रखें। तो भाई डायरेक्ट रिक्रूट पर क्यों भरोसा नहीं? देश के हर राज्य की स्थिति है मान्यवर कि डायरेक्ट रिक्रूट अफसर होते हैं। इसका एक प्रो रेटा है। प्रमोशन होता है जब लोकल अफसरों का, तो वो भी जगह लेते हैं। और ये देश का, पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इसी आधार पर बना है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर चीप पॉपुलैरिटी के लिए ये कहना कि 80% अफसर बाहर के, कोई बाहर का नहीं है, सभी भारत माता की संतान है, इसी भारत में जन्मे हुए। बाहर का क्या होता है? ये नई पैटर्न और नई फैशन विकसित करिए। बाहर का है। दादा आपको नहीं कह रहा मैं, मान्यवर, एक गलत रास्ता है। इस रास्ते पर देश में भलाई नहीं होगी। मसूदी साहब कह रहे हैं कि आपने बोडोलैंड को ये दे दिया, मणिपुर को ये दे दिया, कश्मीर को क्यों नहीं? अरे मसूदी साहब, जरा सच बोला करिए। आप तो जज हो, सब कुछ पढ़ते हो। सभी अकॉर्ड निकाल कर दीजिए। किसी को अलग संविधान नहीं दिया है, किसी को अलग झंडा नहीं दिया है, किसी को धारा 370 नहीं दी है। और ये तो हमारा वादा था देश की जनता को 1950 से कि इस देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे। और आज मोदी जी के नेतृत्व में हमने इसको समाप्त कर दिया। मान्यवर, इन्होंने विकास की काफी सारी बातें करी, और मैं भी करना चाहता हूं।
कि धारा 370 से क्या मिला इसका हिसाब वजीर दाखिला दे, गृह मंत्री दे। तो ठीक है भाई, आपने कहा है तो मैं दे ही देता हूं। सबसे पहला काम हमारी सरकार आने के बाद वहां पंचायती राज का पुनर्स्थापना हुआ है, शुरुआत हुआ है। पुनर्स्थापना शब्द ठीक नहीं है। जब इस देश का संविधान लिखा गया, संविधान लिखने के बाद डॉक्टर आंबेडकर ने जब संविधान का एडिटिंग का भी काम समाप्त हो गया, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया था साहब, इस देश के लोकतंत्र को, वो वाक्य को सुवर्ण अक्षर में मंडित कर डॉक्टर आंबेडकर के वाक्य को रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, गरीब दलित पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, दलित गरीब और पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे, मगर कश्मीर में आज तक राजे रानी के पेट से ही पैदा होगा। ये 3 परिवार के लोग ही शासन करते थे। तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे और इसीलिए उनको धारा 370 शूट करती थी। मान्यवर, हमने पंचायत के चुनाव कराए, अभी डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चुनाव हुए, लगभग 51.7% वोटिंग हुई, कहीं पर भी गोली नहीं चलानी पड़ी और मान्यवर शांतिपूर्ण मताधिकार का प्रयोग हुआ। कांग्रेस के शासन के चुनाव कैसे हुए थे मैं इसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता, परंतु कोई आरोप नहीं कर सकता, हमारे विरोधी भी आरोप नहीं कर सकते कि चुनाव में घपला हुआ, इस चुनाव में अशांति हुई, इस चुनाव में अफसर का उपयोग किया गया। सबने भय रहित होकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है और मान्यवर 51% मतदान पंचायत के चुनाव में हुआ है और जिन्होंने धारा 370 वापिस लाने के आधार पर चुनाव लड़ा था वो साफ हो गए, साफ। कश्मीर की जनता का मैंडेट भी उनके साथ नहीं रहा, चुनाव हारे हैं। मान्यवर, दिसंबर 2018 में नीचे के पंचायत के चुनाव किए, जिसमें 74% लोगों ने अपने वोट डाले, 74.1%। कश्मीर के इतिहास में इतना मतदान कभी नहीं हुआ मान्यवर। कुल 4,483 सरपंच निर्वाचित क्षेत्रों में से 3650 सरपंच निर्वाचित हुए, 35,029 क्षेत्रों से 33,000 पंच निर्वाचित हुए। अब वहां पर राजे रानी के पेट से नहीं जन्म लेंगे मान्यवर, वोट मत पत्रक से लेंगे। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जो पंच बना है, जो सरपंच बना है, जो जिला पंचायत का सदस्य बना है, कल एमएलए बनेगा, किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम उसको अपना नेता बना लेगी और नए नेता चुन कर आएंगे जो विकास में मानेगा। मान्यवर, ये जो चुनाव हुए, इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता, सभी वहां के सुरक्षा बल, चुनाव आयोग और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को हृदय से इस देश के गृह मंत्री के नाते बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मोदी जी ने जो करने की इच्छा रखी थी उसको आप सब ने मिलकर पूरा किया है। और सिर्फ चुनाव कराकर हम नहीं रुके मान्यवर, उनको अधिकार दिया है, उनको बजट दिया है। पहले 5,000 रुपया भी सरकार से मांगना पड़ता था सरपंच को, ऐसी स्थिति थी। आज उनको हमने स्थिरता प्रदान की है, पंचायतों को सुदृढ़ किया है, वहां पर अफसर भेजे जा रहे हैं। 21 विषय पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के 21 विषयों को पंचायतों के हवाले कर दिया गया है और लगभग 1500 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालकर जम्मू कश्मीर के गांवों का विकास का रास्ता प्रशस्त किया है। मध्याह्न भोजन योजना उनको सौंपी गई, आंगनवाड़ी उनको सौंप दिए गए, आईसीडीएस पंचायतों को सौंप दिया गया और मनरेगा का काम का मॉनिटरिंग उनको सौंप दिया गया। और एक अभी जो निर्णय करा है एलजी साहब ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने खनन का अधिकार भी पंचायती राज संस्थानों को दे दिया, इसमें हिस्सा भी देश में कहीं नहीं है। इससे वो आत्मनिर्भर होंगे, अपने गांव का विकास करेंगे। ये डिसेंट्रलाइजेशन जो किया है, नीचे तक सत्ता को परकोलेट करने का काम किया है,
वो धारा 370 हटाने के कारण हुआ है, 70 साल तक नहीं हो सका था। माननीय महोदय, बीडीसी के अध्यक्ष को डीएम के समकक्ष स्थान दिया गया है। उग्रवादी घटना में मारे गए किसी भी निर्वाचित सरपंच पंच बीडीसी अध्यक्ष के लिए 25 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की है और क्षमता संवर्धन के लिए उनकी ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम कराए, क्योंकि काफी नए हैं लोग, वहां परंपरा ही नहीं थी, नई परंपरा स्थापित हो रही है। तो इनकी ट्रेनिंग की भी बड़ी व्यवस्था कर दी गई है और स्थानीय इकाइयों के चुनाव भी कराए गए। मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। मान्यवर ये कहते हैं कि क्या फर्क आया। फर्क मैं बताता हूं। पहले जम्मू और कश्मीर, जहां पर भी राजधानी होती थी श्रीनगर, वहां पर भी सारे अधिकार सेंट्रलाइज थे। अब अफसरान कभी गांव में नहीं जाते थे, चुने हुए प्रतिनिधि जाते थे, एमएलए जाते थे, मगर अफसरान नहीं जाते थे। हमने सारे राजपत्रित अधिकारियों को आवंटित पंचायत के अंदर 2 दिन और 1 रात का निवास करना कंपलसरी करा, माननीय अध्यक्ष जी, और वहां जाकर जमीनी स्थिति वो देखने लगे। उनका उद्देश्य है, उनको काम दिया गया है, वहां विकास के काम जो अटके हैं, जो कमी है, जो कमियां हैं, उसकी लड़ी को जोड़ने का उनको काम दिया गया है, पंचायत को सशक्तिकरण करने का। और प्रत्यक्ष रूप से जो वहां 2 बार ये अभियान चला, उसमें से लगभग 20,000 छोटे मोटे काम आए हैं, जिसमें से 18,000 कामों को स्वीकृति दे दी गई। कहीं पुलिया बनानी थी, कहीं जोड़ता हुआ रोड बनाना था, कहीं तालाब के अंदर तालाब तो था मगर पानी जाने के रास्ते भर गए थे, कहीं तालाब को सफाई करने की व्यवस्था नहीं थी, कहीं कूड़ादान नहीं था, कहीं बिजली का खंभा था, तार चोरी कर गए थे। ऐसे 20,000 से ज्यादा काम ढूंढे गए और 18,000 कामों की स्वीकृति दे दी है और वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गए। माननीय अध्यक्ष जी, 3 बार ये कार्यक्रम हुआ है और बहुत सफल हुआ है। पूरे जम्मू और कश्मीर में इससे बड़ी जन भागीदारी नहीं हुई। 5 लाख से अधिक मृत्यु, जन्म, दिव्यांगता, अधिवास, एक प्रमाण पत्र वहीं मौके पर दिए गए। 5 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर जाने की जरूरत, राजधानी में जाने की जरूरत ही नहीं। और ये निरंतर चलने वाले हैं मान्यवर। ये पूछते हैं हमें क्या किया, इसलिए मैं बताता हूं। 50,000 परिवार को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर कर दिया गया है। रोजगार के अंदर लगभग 10,000 युवाओं को कवर किया, 6,000 नए काम शुरू करे और 4,440 क्रिकेट और फुटबॉल की किटों को गांवों में पहुंचकर बच्चों के हाथ में बंदूक की जगह क्रिकेट का बैट हो, इसकी व्यवस्था हमने करी। और मेरा शहर मेरे गौरव के तहत ये शहरी विकास के लिए भी किया है। मान्यवर, विकास का काम को जहां तक गति देने का सवाल है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जम्मू कश्मीर उच्चतम प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने बहुत सहा है। उनके दर्द को मैं कुछ शब्दों में सिर्फ यहां बयान नहीं कर सकता मान्यवर, बहुत सहा है। इसलिए लगभग प्रधानमंत्री विकास पैकेज पीएम योजना की जो घोषणा हुई, उसका पुनर्निर्माण और मेगा विकास का जो पैकेज था, इसके तहत 58,627 करोड़ रुपए की परिव्यय की 54 योजनाएं थी। 54 योजनाएं थी और लगभग उसको बढ़ाकर 26% और बढ़ा गए। 20 परियोजनाएं, जिनमें से 7 केंद्रीय की थी, 13 संघ राज्य की थी, ये काफी हद तक पूरी हो चुकी। तो 20 परियोजनाएं तो पूरी हो चुकी है 54 में से, और बाकी 8 परियोजनाएं ये लगभग मार्च के अंत के पहले पूरी हो जाएगी। तो 54 में से 28 परियोजनाओं को पूरा करने का काम हमने कर दिया है। आईआईटी जम्मू ने अपने परिसर में काम कर दिया है, शुरू कर दिया है। दोनों एम्स का निर्माण शुरू हो चुका है। अर्ध रिंग रोड जम्मू को 2021 में हम पूरा कर देंगे। 8.45 किलोमीटर की बनिहाल सुरंग को इस साल खोलने की योजना है। और सबसे बड़ी बात है, पीयूष भाई यहां बैठे हैं, 2022 में हम रेलवे से कश्मीर को, घाटी को जोड़ने का काम भी दादा 70 साल में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। सर, मैं इस बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं और इसलिए खड़ा हूं क्योंकि
मेरा एक पार्टी का कंसिस्टेंट पोजीशन है कि जब इस हुकूमत ने दफा 370 को अपनी ब्रूट मेजॉरिटी के ताकत की बुनियाद पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको खत्म किया, मैंने उस वक्त कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है और मेरा ये कंटिन्यूस मौकफ है। सर, मैं इस बिल की मुखालिफत इसलिए भी करता हूं क्योंकि इसी ऐवान में खड़े होकर वजीर दाखिला ने कहा था कि ये हुकूमत जल्द से जल्द रियासत जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को बहाल करेगी। आज आप उस अपने वादे से मुनहरिफ हो रहे हैं क्योंकि जब आप जम्मू कश्मीर केडर को एमगुट में मिला रहे हैं तो इससे आपकी नीयत का साफ इजहार होता है कि आपने जो उस ऐवान को उस वक्त वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की दोबारा रियासत को बहाल किया जाएगा, वो सच्चाई पर मबनी नहीं था, वो सिर्फ महज अल्फाज थे या जुमले थे। तीसरी बात यह है कि सर, एक ऐसी रियासत जहां पर मुसलमान तनासुब में ज्यादा हैं मगर पहले से अफसरशाही में उनका तनासुब बहुत कम था। मैं आपका आदाद शुमार आपके सामने रखता हूं सर। 24 सेक्रेटरी के पोस्ट हैं जिसमें से सिर्फ 5 कश्मीरी मुसलमान हैं। 58 आईएएस के पोस्ट में सिर्फ 12 मुसलमान हैं, यानी 17.24। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक सर जम्मू कश्मीर में 68.31 मुसलमानों की आबादी है और 28% हमारे हिंदू भाइयों की आबादी है। मगर अगर आप देखेंगे टायर 2 में सर दूसरे दर्जे के 523 इंतजामी अफसरान, जिसे कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर्विस कहते हैं, 220 यानी 523 में से 220 यानी 42.6 कश्मीरी मुसलमान हैं। आईपीएस में आ जाइए सर, 66 पोस्ट है जिसमें से सिर्फ 7 मुसलमान हैं। दूसरे दर्जे के अफसरान में 248 में 108 यानी 43.54% मुसलमान हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं। अच्छा सर, यहां पर यह कहा गया कि कश्मीर बड़ा बैकवर्ड है। कश्मीर का खित्ता बैकवर्ड नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है और आपके जो दिमाग में जो फीड किया गया है वो नफरत की बुनियाद पर। सच्चाई यह है कि इस खित्ते में गुर्बत की सतह से नीचे का तनासुब 10.31 है और पूरे भारत में 21.92 है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर आप कश्मीर की रियासत के स्टेटहुड को बहाल करेंगे, नहीं करेंगे। चौथा बात यह कि आपकी गलत फैसले की बुनियाद पर दूसरे ऐवान में एक भी कश्मीरी रुकने पार्लियामान नहीं है। यह हमारे मुल्क की, भारत की तारीख में तीसरी मरतबा ऐसा हुआ है। मेरा चौथा सवाल हुकूमत से यह है कि हम ये कहते हैं, यह आपका मानना सही है कि हमारे मुल्क में बाहर के दीगर ममालिक को मदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर आप उनको लेकर गए ना, आप तो यूरोपियन पार्लियामेंट के लोगों को लेकर गए। अब तीसरी मरतबा यूरोप के सफीरों को 16 फरवरी को खबर है कि आप लेकर जा रहे हैं। आखिर ये एफडीआई नहीं है, क्यों यूरोप के लोग कश्मीर जाएंगे? आप एक ऑल पार्टी मीटिंग लेकर जाइए ना डेलीगेशन को। आप यूरोप के डेलीगेशन को कश्मीर लेकर जा रहे हैं, क्या आप चाह रहे हैं मदाखलत करना? इसको इंटरनेशनलाइज आप कर रहे हैं। मैं वजीर दाखिला से पूछना चाहता हूं सर कि आखिर कितने बच्चे कश्मीर के आगरा की जेल में, बरेली की जेल में, अंबेडकर नगर की जेल में है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, खत्म कर रहा हूं स्पीकर साहब, कि बिलाल अहमद एक कुपवारा का बच्चा है, अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर का है, 1600 किलोमीटर दूर श्रीनगर से जेल में है। उसके वालिद ने 25,000 रुपये की अपनी गाय को बेचकर गया, हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि उस बच्चे को श्रीनगर ट्रांसफर करो, एग्जाम लिखाओ, आप उसको नहीं मानते। एक और फैयाज है बरेली के जेल में, इसको आपने बरेली के जेल में डाल दिया। उसके वालिद ने 35,000 रुपया का कर्जा लेकर गया। अब बताइए आप, नवीद है बारामुल्ले का, कहां से ये अपनी जमीन बेचकर उसके वालिद गए। आखिर कितने बच्चे पीएसए के तहत जेल में हैं, आप उनको कब छोड़ेंगे? और मैं ये बड़ी आखिर में आपसे कह रहा हूं स्पीकर साहब कि यहां पर जितनी नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने हुकूमत के इस इक़दाम की तायीद की, तैयार हो जाइए। ये हुकूमत जो करती है ना, ये दोबारा दोहराएगी और हम तारीख में देखेंगे कि खुदा ना खास्ता चेन्नई को, अहमदाबाद को, बेंगलुरु को, हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाएंगे ये लोग। ये कश्मीर में तो एक एग्जाम्पल बना दिए, ये वहां तजुर्बा किया गया। आज ये सब बैठकर थाली मार रहे हैं। जब लखनऊ यूटी बनेगा, जब बेंगलुरु यूटी बनेगा, जब मुंबई यूटी बनेगा, उस वक्त हाय हाय करेंगे। ये कंसिस्टेंट पॉलिसी आपकी है। इसीलिए सर, मैं होम मिनिस्टर से जो सवालात किया हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये 2G से 4G करके आपने एहसान नहीं किया।
अमेरिका के दबाव में आपने किया। ब्रैड शेरमन से भारत के सफीर ने मिला, अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया और आपने 2 दिन में 4G को बहाल कर दिया। आप इस मसले को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, ये गलत है और इससे कश्मीरी अवाम का डिसएम्पावरमेंट होगा, एलिनेशन बढ़ेगा। शुक्रिया सर। मैंने सबको करीब करीब ध्यान से सुना है। जो नहीं सुन पाया, इनकी नोट भी यहां बैठकर मैंने अफसरों से जो मुझे प्राप्त हुई, मेरे साथी MOS से प्राप्त हुई, उसको मैंने पढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के सभी सदस्यों को फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि कृपया जम्मू कश्मीर की स्थिति को हम समझें। राजनीति करने के लिए ऐसा कोई बयान न दे जिससे जनता गुमराह हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, यहां कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया। मैं तो जरूर इसका जवाब दूंगा, मुझे मौका दे दिया आपने जवाब देने का। मगर भाई 17 महीने हुए धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या किया 70 साल? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। माननीय अध्यक्ष जी, इनको भी मालूम है कि धारा 370 हटने के बाद अभी तो वहां पर प्रशासन स्थिति को संभाल रहा था, इतने में कोविड लग गया। 1 साल लगभग सब कुछ बंद रहा है और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं हिसाब देता हूं, आना पाई का हिसाब देता हूं, एक एक काम का हिसाब देता हूं, एक एक बात का हिसाब देता हूं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया, वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, धारा 370 को हटाने का मसला कोर्ट में है। मसूदी साहब हाई कोर्ट के जज रहे हैं, सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, मगर मुझे रिकॉर्ड तो क्लियर करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। मनीष तिवारी जी ने भी कहा, वो भी चले गए, आ गए। अच्छा हुआ, लंबित है। माननीय अध्यक्ष जी, उनको कोर्ट का प्रोसीजर मालूम है और ये मामला कोर्ट में लंबी बहस हुआ और बाद में 5 जजों की बेंच को सुपुर्द किया गया है। अगर इतनी अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसमें दिखाई पड़ती है तो सर्वोच्च अदालत को पूरा अधिकार था कानून पर रोक लगाने का और वो रोक लगा दी थी। परंतु यहां पर कोई स्टे नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने यह नहीं कहा है कि इस कानून का अमल नहीं हो सकता, उन्होंने उसको विचाराधीन रखा है। जब सर्वोच्च अदालत पूछेगी तब हम जरूर जाएंगे, जवाब देंगे और सर्वोच्च अदालत निर्णय करेगी। मगर कहीं पर भी ये कानूनी स्थिति नहीं है कि इसका अमल नहीं हो सकता। इसके कारण जम्मू और कश्मीर का पूरा विकास को हम रोक कर बैठ जाए, वहां पर डेवलपमेंट के कामों को हम रोक कर बैठ जाए। और मुझे कह रहे हैं माननीय सदस्य श्री तिवारी जी कि हम जाए और सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दे कि इसको जल्दी सुनवाई करो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही एक पक्ष लेकर कि इस देश में धारा 370 नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने हटाया। मगर आप तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही नहीं हो भाई, ना हा ना बीच का रास्ता लेकर चल रहे हो और दोनों ओर बोल रहे हो। ये तो आप भी कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि भाई जल्दी सुनवाई करो। ये भी आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट आजकल वर्चुअल सुनवाई करता है और जिसमें 70, 80, 100 वकील एडवोकेट्स खड़े होंगे, पार्टियां इतनी होगी, इसकी वर्चुअल सुनवाई संभव नहीं है। ये आपको भी मालूम है, इसलिए सुनवाई नहीं हुई। इसका एक बड़े हिस्से का सुनवाई हो चुका है, 5 जज का बेंच भी बन चुका है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल सुनवाई के मोड से पुनः
फिर से एक बार आमने सामने की सुनवाई करेगा, तब जरूर सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इसको सुनेगा। मगर तब तक कोई काम ना करे क्या? ये किस प्रकार के उदाहरण इस सदन के अंदर दिए जाते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य टी सुमति और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि ये बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं, मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। और कह रहे हैं कि स्टेटहुड देना है तो एगमुट में क्यों लेकर आए? जरा एगमुट कैडर को ही समझ लेते। क्या अरुणाचल राज्य नहीं है? क्या गोवा राज्य नहीं? मिजोरम राज्य नहीं है? ये सारे राज्य ही है। जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी फजीहती न होती। ये सारे राज्य है और एगमुट कैडर के अंडर में है। जहां पर विशेष प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव परिस्थिति होती है, वहां पर अफसर भेजने पड़ते हैं और वो राज्य के विकास के लिए जाते हैं। जो अफसर एगमुट कैडर के हैं वही मसूरी की जगह पे ट्रेनिंग लेकर आते हैं जो जम्मू कश्मीर कैडर के लोग पहले लिया करते थे। ये ऑल इंडिया कैडर है मान्यवर, और ओवैसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई, आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे। क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। काहे का सेक्युलरिज्म? हिंदू मुस्लिम में अफसरों की संख्या बांटेंगे। इस तरह से तो मान्यवर कश्मीर के अंदर शांति नहीं होगी, ज्यादा चिंता होगी, ज्यादा उचाट होगी, संशय बढ़ेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। अभी उन्होंने एक और निवेदन कर दिया मान्यवर कि 2G से 4G विदेशियों के दबाव में किया है। ओवैसी साहब को मालूम नहीं है जिसका वो समर्थन करते थे वो यूपीए की सरकार चली गई है। ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश के फैसले ये देश करता है, इस देश के फैसले इस देश की संसद करती है। कोई हम पर दबाव नहीं कर सकता। और हमने उसको इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया था मान्यवर कि कुछ समझने के लिए समय चाहिए था। अफवाहें न फैलाई जाए इसके लिए एक समय चाहिए था। और आप हमें पूछ रहे हो भाई अधीर रंजन जी 2G और 4G, आपने तो मोबाइल ही बंद कर दिए थे और 20 साल तक बंद कर दिए थे। वाजपेयी जी की सरकार ने आकर 2G 4G छोड़ो, मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी थी। कहां गए थे उस वक्त सारे अधिकार? मैं आपको पूछना चाहता हूं माननीय आपके माध्यम से, कहां गए थे सारे अधिकार? जब विपक्ष में बैठते हैं तब अपने समय में क्या किया था वो भी तो थोड़ा याद रखना चाहिए, वरना फिर सुननी पड़ेगी। मान्यवर, ये हमें 4G और 2G का कह रहे, मैं अभी भी कहता हूं कि सबसे बड़ा नागरिक का अधिकार है सुख और शांति से रहने का, सलामती के साथ रहने का। सलामती जहां नहीं होगी वहां सारे अधिकारों का कोई मतलब नहीं। ये नई फैशन शुरू हो गई मान्यवर। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हम विदेश के दबाव में आकर कह रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि किसके दबाव के अंदर धारा 370 को इतने समय तक चालू रखा आपने? ये तो जरा बता दीजिए, किसका दबाव था? कौन प्रेशराइज करता था? अभी किसी ने कह दिया बड़े बड़े साहित्यिक शब्दों के साथ कि शासन का जनता से वादा था, एक एग्रीमेंट था। भाई, मैं तो एग्रीमेंट को बारीकी से पढ़ता हूं
और मैं तो मानता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी जो वादे करे हैं उसको ध्यान से पढ़ने चाहिए और इसका अमल करना चाहिए। 370 के बारे में कहा गया कि 370 और 35 से वो देश की सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता से एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जरूर था, मगर उसमें टेम्पररी शब्द आप भूल जाते हैं पढ़ने का। ये टेम्पररी था। और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है, मगर आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? एक टेम्पररी प्रोविजन कब तक टेम्पररी रहेगा? टेम्पररी प्रोविजन को क्यों उखाड़ नहीं देते हैं? क्यों कोई पूछता नहीं था? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। ये सरकार वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलती। ये सरकार देश के हित में फैसले करती है। ये सरकार देश के भविष्य को सुधारने के लिए है। हम आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र है, जीतेंगे हारेंगे, इसको ध्यान में रखकर देश के भविष्य को तात्पर्य हम नहीं रख सकते, न हम रखना चाहते। ये आपकी पॉलिसी है, आपको मुबारक हो। मान्यवर, इन्होंने कहा कि लोकल अफसरों का अधिकार चला जाएगा। मुझे कोई समझाए भला, देश भर में आईएएस आईपीएस अफसर भेजे जाते हैं, लोकल अफसरों का अधिकार चला जाता है क्या? चला जाता है तो जम्मू कश्मीर में कैसे चला जाएगा? दादा आप ज्यादा पढ़ नहीं सकते, अब मैं समझ रहा हूं। देश भर में यही रेशियो है। आपके बंगाल में भी ये है। क्यों अलग रखना? कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है। कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्यों अलग रखना? और क्या कश्मीरी युवा को देश की ऑल इंडिया कैडर में आने का अधिकार नहीं है? अगर स्कूलों में पढ़ाते, स्कूल जला न दिए गए होते, मदरसों के अंदर बच्चों को जाने के लिए मजबूर न करते, तो कश्मीर के बच्चे भी आज आईएएस और आईपीएस अफसर बने होते। स्कूल किसके टाइम में जल गए? और मेरा हिसाब ले रहे हैं, मुझसे हिसाब मांग रहे हैं। कितने लोग मर गए, ये हो गया, वो हो गया। मनीष भाई, कांग्रेस का शासन याद करो क्या होता था। हजारों लोग मारे जाते थे, सालों तक कर्फ्यू रहता था। और परिस्थिति का आंकड़ों के आधार पर जरा आकलन करो। मैं इसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि तू मैं होती है। कश्मीर में शांति बहुत बड़ी चीज है, और जो अशांति का समय था उसको मैं याद भी करना नहीं चाहता। भगवान करे कभी ऐसी अशांति वहां न हो, और नहीं होगी, क्योंकि अब हमारा शासन है। मान्यवर, मसूदी साहब कहते हैं कि 80% जगह पर डायरेक्ट रिक्रूट रखें। तो भाई डायरेक्ट रिक्रूट पर क्यों भरोसा नहीं? देश के हर राज्य की स्थिति है मान्यवर कि डायरेक्ट रिक्रूट अफसर होते हैं। इसका एक प्रो रेटा है। प्रमोशन होता है जब लोकल अफसरों का, तो वो भी जगह लेते हैं। और ये देश का, पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इसी आधार पर बना है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ पॉपुलैरिटी के लिए ये कहना कि 80% अफसर बाहर के, कोई बाहर का नहीं है, सभी भारत माता की संतान है, इसी भारत में जन्मे हुए। बाहर का क्या होता है? ये नई पैटर्न और नई फैशन विकसित करिए। बाहर का है। दादा आपको नहीं कह रहा मैं, मान्यवर, एक गलत रास्ता है। इस रास्ते पर देश में भलाई नहीं होगी। मसूदी साहब कह रहे हैं कि आपने बोडोलैंड को ये दे दिया, मणिपुर को ये दे दिया, कश्मीर को क्यों नहीं? अरे मसूदी साहब, जरा सच बोला करिए। आप तो जज हो, सब कुछ पढ़ते हो। सभी अकॉर्ड निकाल कर दीजिए। किसी को अलग संविधान नहीं दिया है, किसी को अलग झंडा नहीं दिया है, किसी को धारा 370 नहीं दी है। और ये तो हमारा वादा था देश की जनता को 1950 से कि इस देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे। और आज मोदी जी के नेतृत्व में हमने इसको समाप्त कर दिया। मान्यवर, इन्होंने विकास की काफी सारी बातें करी, और मैं भी करना चाहता हूं
कि धारा 370 से क्या मिला इसका हिसाब वजीर दाखिला दे, गृह मंत्री दे। तो ठीक है भाई, आपने कहा है तो मैं दे ही देता हूं। सबसे पहला काम हमारी सरकार आने के बाद वहां पंचायती राज का पुनर्स्थापना हुआ है, शुरुआत हुआ है। पुनर्स्थापना शब्द ठीक नहीं माना। जब इस देश का संविधान लिखा गया, संविधान लिखने के बाद डॉक्टर आंबेडकर ने जब संविधान का एडिटिंग का भी काम समाप्त हो गया है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया था साहब, इस देश के लोकतंत्र को, वो वाक्य को सुवर्ण अक्षर में मंडित कर डॉक्टर आंबेडकर के वाक्य को रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, गरीब दलित पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, दलित गरीब और पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे। मगर कश्मीर में आज तक राजे रानी के पेट से ही पैदा होगा। ये 3 परिवार के लोग ही शासन करते थे। तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे और इसीलिए उनको धारा 370 शूट करती थी। मान्यवर, हमने पंचायत के चुनाव कराए, अभी डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चुनाव हुए, लगभग 51.7% वोटिंग हुई, कहीं पर भी गोली नहीं चलानी पड़ी और मान्यवर शांतिपूर्ण मताधिकार का प्रयोग हुआ। कांग्रेस के शासन के चुनाव कैसे हुए थे मैं इसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता, परंतु कोई आरोप नहीं कर सकता, हमारे विरोधी भी आरोप नहीं कर सकते कि चुनाव में घपला हुआ, इस चुनाव में अशांति हुई, इस चुनाव में अफसर का उपयोग किया गया। सबने भय रहित होकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है और मान्यवर 51% मतदान पंचायत के चुनाव में हुआ है और जिन्होंने धारा 370 वापिस लाने के आधार पर चुनाव लड़ा था वो साफ हो गए, साफ। कश्मीर की जनता का मैंडेट भी उनके साथ नहीं रहा, चुनाव हारे हैं। मान्यवर, दिसंबर 2018 में नीचे के पंचायत के चुनाव किए, जिसमें 74% लोगों ने अपने वोट डाले, 74.1%। कश्मीर के इतिहास में इतना मतदान कभी नहीं हुआ मान्यवर। कुल 4,483 सरपंच निर्वाचित क्षेत्रों में से 3650 सरपंच निर्वाचित हुए, 35,029 क्षेत्रों से 33,000 पंच निर्वाचित हुए। अब वहां पर राजे रानी के पेट से नहीं जन्म लेंगे मान्यवर, वोट मत पत्रक से लेंगे। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जो पंच बना है, जो सरपंच बना है, जो जिला पंचायत का सदस्य बना है, कल एमएलए बनेगा, किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम उसको अपना नेता बना लेगी और नए नेता चुनकर आएंगे जो विकास में मानेंगे। मान्यवर, ये जो चुनाव हुए इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता, सभी वहां के सुरक्षा बल, चुनाव आयोग और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को हृदय से इस देश के गृह मंत्री के नाते बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मोदी जी ने जो करने की इच्छा रखी थी उसको आप सब ने मिलकर पूरा किया है। और सिर्फ चुनाव कराकर हम नहीं रुके मान्यवर, उनको अधिकार दिया है, उनको बजट दिया है। पहले 5,000 रुपया भी सरकार से मांगना पड़ता था, सरपंच को ऐसी स्थिति थी। आज उनको हमने स्थिरता प्रदान की है, पंचायतों को सुदृढ़ किया है, वहां पर अफसर भेजे जा रहे हैं। 21 विषय पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के 21 विषयों को पंचायतों के हवाले कर दिया गया है और लगभग 1500 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालकर जम्मू कश्मीर के गांवों का विकास का रास्ता प्रशस्त किया। मध्याह्न भोजन योजना उनको सौंपी गई, आंगनवाड़ी उनको सौंप दिए गए, आईसीडीएस पंचायतों को सौंप दिया गया और मनरेगा का काम का मॉनिटरिंग उनको सौंप दिया गया। और एक अभी जो निर्णय करा है एलजी साहब ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने खनन का अधिकार भी पंचायती राज संस्थानों को दे दिया, इसमें हिस्सा भी देश में कहीं नहीं है। इससे वो आत्मनिर्भर होंगे, अपने गांव का विकास कर रहे थे। ये डिसेंट्रलाइजेशन जो किया है
नीचे तक सत्ता को परकोलेट करने का काम किया है, वो धारा 370 हटाने के कारण हुआ है। 70 साल तक नहीं हो सका था। माननीय महोदय, बीडीसी के अध्यक्ष को डीएम के समकक्ष स्थान दिया गया है। उग्रवादी घटना में मारे गए किसी भी निर्वाचित सरपंच पंच बीडीसी अध्यक्ष के लिए 25 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की है और क्षमता संवर्धन के लिए उनकी ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम कराया, क्योंकि काफी नए हैं लोग, वहां परंपरा ही नहीं थी, नई परंपरा स्थापित हो रही है। तो इनकी ट्रेनिंग की भी बड़ी व्यवस्था कर दी गई है और स्थानीय निकायों के चुनाव भी कराए गए। मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। मान्यवर कहते हैं कि क्या फर्क आया। फर्क मैं बताता हूं। पहले जम्मू और कश्मीर, जहां पर भी राजधानी होती थी श्रीनगर, वहां पर भी सारे अधिकार सेंट्रलाइज थे। अब अफसरान कभी गांव में नहीं जाते थे, चुने हुए प्रतिनिधि जाते थे, एमएलए जाते थे, मगर अफसरान नहीं जाते थे। हमने सारे राजपत्रित अधिकारियों को आवंटित पंचायत के अंदर 2 दिन और 1 रात का निवास करना कंपलसरी करा, माननीय अध्यक्ष जी, और वहां जाकर जमीनी स्थिति वो देखने लगे। उनका उद्देश्य है, उनको काम दिया गया है, वहां विकास के काम जो अटके हैं, जो कमी है, जो कमियां हैं, उसकी लड़ी को जोड़ने का उनको काम दिया गया है। पंचायत को सशक्तिकरण करने का, और प्रत्यक्ष रूप से जो वहां 2 बार ये अभियान चला, उसमें से लगभग 20,000 छोटे मोटे काम आए हैं, जिसमें से 18,000 कामों को स्वीकृति दे दी गई। कहीं पुलिया बनानी थी, कहीं जोड़ता हुआ रोड बनाना था, कहीं तालाब के अंदर तालाब तो था मगर पानी जाने के रास्ते भर गए थे, कहीं तालाब को सफाई करने की व्यवस्था नहीं थी, कहीं कूड़ादान नहीं था, कहीं बिजली का खंभा था, तार चोरी कर गए थे। ऐसे 20,000 से ज्यादा काम ढूंढे गए और 18,000 कामों की स्वीकृति दे दी है और वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गए। माननीय अध्यक्ष जी, 3 बार ये कार्यक्रम हुआ है और बहुत सफल हुआ है। पूरे जम्मू और कश्मीर में इससे बड़ी जन भागीदारी नहीं हुई। 5 लाख से अधिक मृत्यु, जन्म, दिव्यांगता, अधिवास, ये प्रमाण पत्र वहीं मौके पर दिए गए। 5 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर जाने की जरूरत, राजधानी में जाने की जरूरत नहीं है और ये निरंतर चलने वाले हैं। मान्यवर, ये पूछते हैं हमें क्या किया, इसलिए मैं बताता हूं। 50,000 परिवार को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर कर दिया गया है। रोजगार के अंदर लगभग 10,000 युवाओं को कवर किया, 6,000 नए काम शुरू करे और 4,440 क्रिकेट और फुटबॉल की किटों को गांवों में पहुंचकर बच्चों के हाथ में बंदूक की जगह क्रिकेट का बैट हो, इसकी व्यवस्था हमने करी। और मेरा शहर मेरे गौरव के तहत ये शहरी विकास के लिए भी किया है। मान्यवर, विकास का काम को जहां तक गति देने का सवाल है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जम्मू कश्मीर उच्चतम प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने बहुत सहा है। उनके दर्द को मैं कुछ शब्दों में सिर्फ यहां बयान नहीं कर सकता मान्यवर, बहुत सहा है। इसलिए लगभग प्रधानमंत्री विकास पैकेज पीएम योजना की जो घोषणा हुई, उसका पुनर्निर्माण और मेगा विकास का जो पैकेज था, इसके तहत 58,627 करोड़ रुपए की परिव्यय की 54 योजनाएं थी। 54 योजनाएं थी और लगभग उसको बढ़ाकर 26% और बढ़ा गया। 20 परियोजनाएं, जिनमें से 7 केंद्रीय की थी, 13 संघ राज्य की थी, ये काफी हद तक पूरी हो चुकी। तो 20 परियोजनाएं तो पूरी हो चुकी है 54 में से, और बाकी 8 परियोजनाएं ये लगभग